दूसरी दुनिया में आने के बाद सिर्फ 10 सालों में मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। लेकिन फिर भी मुझे एक आम इंसान की तरह जीने का दिखावा करना पड़ता है। सफर के लिए मैं कभी उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल नहीं करता। शिकार के लिए सिर्फ तीर कमान चलाता हूँ और अगर कोई मुझे परेशान करे तो मुझे अपनी सीनियर बहनों से मदद मांगनी पड़ती है। और ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस शियानलिन महाद्वीप में आने पर मुझे एक मोटर सिस्टम मिला था। बस एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने से ही मेरी ताकत बढ़ती है और मुझे ढेरों इनाम मिलते हैं। इन 10 सालों में सुबह काम पर जाना और शाम को आराम करना, इसी रूटीन से मैं आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका हूँ। पर फिर भी मैंने अपनी असली ताकत किसी के सामने जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि ये शियानलिन महाद्वीप तो अनगिनत दुनियाओं में से बस एक निचली दुनिया है। इसलिए मेरा इरादा है कि 20-30 साल और चुपचाप रहूं, फिर बाहर जाकर अपना जलवा दिखाऊं। मुझे लगा था कि मैं अपनी पहचान छुपाने में बहुत माहिर हूँ, लेकिन 10,000 सालों तक तपस्या में लीन रहने वाली याओची महारानी के बाहर आते ही सब कुछ बदल गया। वो सच में मेरे दिल की आवाज सुन सकती थी, पर मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी। उस वक्त मैं बस गुनगुनाते हुए अपना खाना बनाने जा रहा था, तभी पूरी याओची पवित्र भूमि कांपने लगी। मैंने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई और दरवाजे से बाहर निकला। मेरी नजर एक ही दिशा में टिक गई, वो कहानियों वाली महान पूर्वज। उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली थी। उसी पल पूरी याओची पवित्र भूमि में रंग बिरंगी रोशनी की किरणें चमक उठी और सबकी सब उसी तरफ जा रही थी जहाँ मैं देख रहा था। मैं कुछ देर के लिए वहीं सुनने खड़ा रहा, फिर अचानक टन एक भारी घंटे की आवाज गूंजी। जब कोई बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ तभी याओची का ये पवित्र घंटा बजाया जाता है, और इसका मतलब था कि याओची के सभी शिष्यों को फौरन मुख्य भवन के सामने इकट्ठा होना होगा। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने हाथ का सामान नीचे रखा और फौरन वहाँ जाने की तैयारी करने लगा। माना कि याओची में मेरी जगह थोड़ी खास है, लेकिन आखिरकार हूँ तो मैं भी यही का एक शिष्य, तो जाहिर है मुझे भी जाना ही था। 10 सालों तक आम इंसान बने रहने का मेरा अपना एक तजुर्बा है, और वो ये कि कभी कुछ अलग करने की कोशिश मत करो। जैसे सब कर रहे हैं बस वैसा ही करते रहो। लेकिन मुझे इस बात की चिंता सता रही थी कि मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे। मुख्य भवन तो शेन्यू चोटी से बहुत दूर है। कोई भी साधक अपनी तलवार पर उड़कर वहाँ आधे मिनट में पहुँच सकता है, पर अगर मैं उड़ नहीं सकता तो दौड़कर जाने में तो मुझे कई घंटे लग जाएंगे। मैं बस यही सोच रहा था कि अब क्या करूँ। तभी पीछे से एक महकती हुई हवा का झोंका आया। सीनियर भाई, मैं आपको ले चलती हूँ। उस आवाज के साथ ही मुझे अपनी पीठ पर एक नर्म सा एहसास हुआ। 2 नाजुक हाथों ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल हम हवा में उड़ने लगे। हम तेजी से मुख्य भवन की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं थी कि मेरे पीछे कौन है। शेनयू चोटी की जूनियर बहन लू वानवान। इस तरह छुए जाने की मुझे अब आदत सी हो गई है, क्योंकि इस पूरी याओची में मैं इकलौता लड़का हूँ और ऊपर से इतना हैंडसम भी हूँ। तो यहाँ की सीनियर और जूनियर बहनें जब भी मुझे देखती हैं तो बस मुझसे चिपकने के बहाने ढूंढती हैं। मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली। कभी कभी बहुत ज्यादा मशहूर होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। जब मैं और लू वानवान हम दोनों मुख्य भवन के सामने पहुँचे तो वहाँ पहले से ही लड़कियों की भारी भीड़ जमा थी। मैं और लू वानवान जाकर सबसे आखिरी लाइन में खड़े हो गए। अगर कोई आम दिन होता तो मेरे सबसे पीछे खड़े होने पर भी सब लड़कियों की नजरें सिर्फ मुझ पर ही टिकी होती, लेकिन आज हर कोई हैरान और दंग था और सबकी नजरें मुख्य भवन के पीछे टिकी थी। वहाँ से फूटने वाली उस रंग बिरंगी रोशनी ने शायद आधा आसमान ही रंग दिया था। तभी एक बेहद पवित्र और जादुई सा एहसास पूरी जगह पर छा गया। उस एहसास में डूबी हुई लड़कियों ने खुशी से देखा कि उनकी ताकत और आध्यात्मिक स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ये कौन सी महान हस्ती बाहर आई है। सिर्फ इनके बाहर आने की लहरों से ही सबकी ताकत इतनी बढ़ गई और मैं बस आसमान में फैली उस रोशनी को देखता रहा और चारों तरफ फैले उस पवित्र एहसास को महसूस करते हुए मैंने अपनी त्योरियां हल्की सी चढ़ा ली। वो पक्का वही महारानी गु छिंगवान होंगी। इस निचली दुनिया में जब तक कोई महान सम्राट सामने नहीं आता तब तक एक अर्ध सम्राट ही सबसे ताकतवर होता है। पहले की बात छोड़ो, अगर सिर्फ अभी की बात करें तो इस पूरे नानशिंग चांजू में अर्ध सम्राट स्तर के ताकतवर लोग बस गिने चुने ही हैं, और ये लोग जिन ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं ना, वो सब नानशिंग चांजू के सबसे ताकतवर संप्रदायों में से एक हैं। उस जमाने में याओची पवित्र भूमि को बस एक चोटी का संप्रदाय ही माना जाता था, लेकिन सिर्फ गु छिंगवान के आने की वजह से याओची पवित्र भूमि उस दौर का सबसे ताकतवर संप्रदाय बन गया, और वो भी बिना किसी टक्कर के। गु छिंगवान ने याओची पवित्र भूमि को नानशिंग चांजू का सबसे ताकतवर संप्रदाय बनाने के बाद उस रहस्यमयी सम्राट स्तर को पार करने के लिए एकांतवास ले लिया। वो सच में एक महान सम्राट बनना चाहती थी, लेकिन यार, एक महान सम्राट बनना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। एक बार कोई महान सम्राट बन जाए ना तो उसे ऊपरी दुनिया में जाने का हक मिल जाता है। इस पूरे शियानलिन महाद्वीप में 10,000 सालों में भी शायद ही कोई एक महान सम्राट पैदा होता है। गु छिंगवान की तरफ से 10,000 सालों तक कोई खबर नहीं आई, तो सबको लगा कि वो बहुत पहले ही इस दुनिया से गुजर चुकी है। याओची पवित्र भूमि में बस उनकी कहानियां ही बाकी रह गई थी। खासकर उनके एकांतवास में जाने के बाद याओची पवित्र भूमि से कोई दूसरा अर्ध सम्राट पैदा ही नहीं हुआ, और धीरे धीरे ये जगह सबसे ताकतवर संप्रदाय के रुतबे से नीचे गिरती गई। ऐसे में सब लोग अपनी उस महान महारानी को और भी ज्यादा याद करने लगे। लेकिन किसने सोचा था कि गु छिंगवान मरी नहीं है। ये नजारा देखकर तो लग रहा है कि वो आखिरकार कामयाब हो गई है। जब सब लोग आसमान में फैली उस खूबसूरत सुनहरी रोशनी को हैरत से देख रहे थे, तभी आसमान की ऊंचाइयों में एक बेहद हसीन परछाई नजर आई। उसके आते ही आसपास का माहौल अचानक एक जादुई और बेहद पवित्र एहसास से भर गया। ताज्जुब की बात तो ये थी कि कमजोर ताकत वाली कुछ जूनियर बहनें तो उसी पल अगले स्तर पर पहुंच गई। मैं उस महारानी का चेहरा साफ तो नहीं देख पा रहा था,
लेकिन उस धुंधली सी झलक में भी वो बेहद नाजुक, भरी पूरी और बला की खूबसूरत लग रही थी। खास तौर पर उनके शरीर से जो एक दिव्य आभा छलक रही थी ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग के 9वें आसमान से उतरी कोई साक्षात देवी हो। बस उनका वो रूप और वो आभा मंडल देखकर ही वहाँ मौजूद हर किसी को अपने आप से शर्म आने लगी। सबको लगा जैसे वो किसी सुनहरे रुतबे वाले फीनिक्स पक्षी के सामने एक भद्दा सा बत्तख का बच्चा हो। हाँ, मुझे छोड़कर, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। खैर, याओची पवित्र भूमि के मौजूदा मुखिया सबसे पहले होश में आए। वो उसी पर अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और जोर से चिल्लाए, हम महान पूर्वज के एकांतवास से लौटने पर उनका स्वागत करते हैं। मुखिया की ये बात सुनकर सदमे में डूबी हुई बाकी सीनियर और जूनियर बहनें भी जैसे नींद से जाग उठी और तुरंत ही सबने जमीन पर घुटने टेक दिए और एक साथ जय जयकार करने लगी। अब देखो, मैं ठहरा आज के जमाने का आजाद इंसान। मैं सिर्फ ऊपर वाले के सामने झुकता हूँ या फिर अपने माँ बाप के सामने। मैं किसी अरे गहरे के सामने घुटने नहीं टेकता, फिर चाहे वो महारानी ही क्यों न हो। मेरा उनसे क्या लेना देना। इसलिए मैंने बस भीड़ का फायदा उठाया और उनके बीच उखड़ू बैठ गया। वैसे भी मैं सबसे पीछे था, तो कौन मुझे देखने वाला था। उसी वक्त उस सुनहरी रोशनी के बीच खड़ी महारानी कुछ पल के लिए शांत रही और फिर एक बेहद सुरीली और मीठी आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं और शरीर पिघल सा जाए। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, अब कौन सा साल और कौन सा महीना चल रहा है। 23वां युग, साल 2100। ये जवाब सुनने के बाद बू छिंगवान काफी देर तक खामोश रही। फिर उन्होंने एक हल्की सी आह भरी और धीरे से कहा, पता ही नहीं चला और 10,000 साल बीत गए। अब याओची पवित्र भूमि का क्या हाल है। ये सुनते ही मुखिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने झिझकते हुए कहा, महान पूर्वज, आज के समय में याओची पवित्र भूमि की ताकत आपके समय के मुकाबले बहुत गिर चुकी है। अब हम नानछिंग चांझू के संप्रदायों की सूची में सिर्फ 20वें पायदान पर आते हैं। लेकिन ये बात कहने के तुरंत बाद मुखिया का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो जोश में बोले, लेकिन अब जब आप वापस लौट आए हैं तो याओची पवित्र भूमि एक बार फिर से पहले नंबर पर पहुंचेगी। हम अपना पुराना रुतबा फिर से हासिल कर लेंगे। मुखिया की ये बात खत्म होते होते बू छिंगवान संप्रदाय के मुख्य भवन के सामने उतर चुकी थी। उन्होंने बिना किसी भाव के मुखिया की तरफ देखा। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि एक आवाज सीधे उनके कानों में गूंजी, या अगर बिल्कुल सही कहूँ तो वो आवाज सीधे उनके दिमाग और अंतरात्मा में गूंजी थी, अरे छोड़ो भी यार, जैसी तुम्हारी हालत है ना, अगले 10 साल तक जिंदा बच पाना भी मुश्किल है। जैसे ही यह आवाज गूंजी, भावहीन खड़ी बू छिंगवान की भौहें तन गयी। कौन बोल रहा है, कितनी बदतमीजी है। बू छिंगवान बस भड़कने ही वाली थी, तभी उसने गौर किया कि आसपास के लोगों में कोई हलचल नहीं थी। याओची की परम गुरु के चेहरे पर अभी भी वही उत्साह था और याओची पवित्र भूमि की शिष्याएं भी उतनी ही उत्साहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भी उस आवाज को सुना ही न हो। बू छिंगवान पल भर के लिए चकरा गई। क्या मुझे कोई वहम हुआ है। जैसे ही बू छिंगवान को खुद पर शक होने लगा, ऐसा लगता है कि इसने जबरदस्ती सम्राट हृदय को खुद में समाहित किया है, जिसकी वजह से वो हृदय अस्थिर हो गया है। इस हालत में तो मुझे डर है कि 1 साल के अंदर ही इस बेचारी की जान चली जाएगी। बहुत अफसोस की बात है, सच में बहुत अफसोस। इतनी खूबसूरत लड़की बेवजह ही मारी जाएगी। ये एक शब्द सीधे बू छिंगवान के दिमाग में गूंज रहे थे। आवाजें लगातार प्रतिध्वनित हो रही थी। पल भर में ही बू छिंगवान के चेहरे के भाव भावहीन से बदलकर पूरी तरह हैरान हो गए। ये कैसी आवाज है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने मन में सोच रहा हो। और जिस बात ने बू छिंगवान को सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि इस शख्स ने एक नजर में कैसे पहचान लिया कि मैंने जबरदस्ती सम्राट हृदय को खुद में समाहित किया है, और ये भी जान लिया कि मेरा हृदय अस्थिर है। लेकिन ये कहना कि मैं 1 साल के अंदर मर जाऊंगी, बकवास कर रहा है। और ये आवाज किसी आदमी की थी। होश में आते ही बू छिंगवान ने पूरी भीड़ पर नजर दौड़ाई और जल्द ही उसकी नजरें मुझ पर पड़ी, जो भीड़ के पीछे उखड़ू बैठा था। क्या करता यार, इस पूरी याओची पवित्र भूमि में मैं ही इकलौता मर्द हूँ। मुझे ढूंढना तो बच्चों का खेल था। जब बू छिंगवान की खूबसूरत आंखें मेरी तरफ घूमी तो मैं भी उसी को देख रहा था। हम दोनों की नजरें आपस में टकराई। इससे पहले कि बू छिंगवान कुछ बोल पाती, वही जानी पहचानी आवाज फिर से गूंजी। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। हाँ, याद आया, याओची पवित्र भूमि में तो कभी मर्दों को खास शिष्य नहीं बनाया जाता। वो तो मेरी गुरुजी की मेहरबानी थी। कहीं ये बंदी मुझे यहाँ से निकाल तो नहीं देगी। अगर इसने मुझे भगाने की जरूरत की तो मेरी गुरुजी की सिफारिश भी काम नहीं आएगी। यार, लग गए मेरे तो। खेल खत्म। इसके बाद मैं एक आम इंसान का नाटक करके साधना कहाँ करूँगा। तभी बू छिंगवान को भी समझ आ गया कि ये आवाज सामने बैठे इसी बेवकूफ की है। पल भर के लिए बू छिंगवान गुस्से से उबल पड़ी। ये लड़का दिखने में तो कितना शांत और संस्कारी लग रहा है। सिर्फ इसकी शक्ल देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई देवता जमीन पर उतर आया हो। लेकिन इसकी बातें इतनी घटिया और असभ्य कैसे हो सकती हैं? बंदी और आम इंसान का नाटक करके साधना करना। बू छिंगवान ने कड़ियां जोड़ी। अभी इसने एक नजर में पहचान लिया था कि मेरा हृदय अस्थिर है, और ऊपर से ये आम इंसान का नाटक वाली बात। इस पल बू छिंगवान को कुछ अंदाजा हो गया था, लेकिन उसने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया, बल्कि सभी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सिर उठाकर शान से बोली, चूंकि तुम सब पहले से ही जानते हो कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगी। जैसा कि तुम सब देख सकते हो, अनगिनत खतरों और मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार मैंने सम्राट हृदय को खुद में समाहित कर लिया है, और अब मैं एक सच्ची सर्वोच्च सम्राट बन चुकी हूँ। मेरी वापसी का मतलब है याओची के खोए हुए गौरव को फिर से वापस लाना। क्या तुम सब मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? बू छिंगवान की बातें सुनने में एक सवाल जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज में इतनी ताकत और दृढ़ता थी कि कोई उस पर सवाल ही नहीं उठा सकता था। बू छिंगवान के सामने घुटनों पर बैठे तमाम शिष्य खुशी और जोश से पागल हुए जा रहे थे। एक महान सम्राट के साथ मिलकर जियानलिन महाद्वीप पर कब्जा करना और एक नए युग की शुरुआत करना।
और इतिहास के इन सुनहरे पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवाना। ये भला कौन नहीं चाहेगा। सभी शिष्यों ने पूरे जोश में जोर से जयकारा लगाया, महान सम्राट की जय हो, हम याओची का गौरव फिर से लौटाएंगे। बू छिंगवान अपने शिष्यों का ये उत्साह देखकर बहुत संतुष्ट थी। गौरव वापस लौटाएंगे, हाँ गौरव लौटाएगी। ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल की मेहमान है ये, जो बीच रास्ते में ही टपक गया उसे भला दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। मेरी भड़ास का एक एक लफ्ज एक बार फिर बिना किसी चूक के सीधे बू छिंगवान के दिमाग में गूंज उठा। इस वक्त बू छिंगवान ने हल्के से दांत पीसे और उसके होंठ फड़क रहे थे। सच कहूँ तो अभी उसका बस चलता तो वो दौड़कर आती और मेरा मुंह नोच लेती। इस कमीने की जुबान कितनी कड़वी है, कैंची की तरह चलती ही जा रही है। लेकिन फिर बू छिंगवान ने अभी अभी हुई घटना के बारे में सोचा और आखिरकार अपना गुस्सा पी गई। उसने अपने सामने खड़े तमाम शिष्यों की तरफ देखा और कहा, आप सब पहले अपनी अपनी चोटियों पर लौट जाएं। इन कुछ दिनों में मैं कुछ बेहद होनहार शिष्यों को चुनूंगी और उन्हें अपना खास शिष्य बनाऊंगी। बू छिंगवान की यह बात सुनते ही याओची पवित्र भूमि की सभी बहनें खुशी से झूम उठी। एक महान सम्राट की खास शिष्य बनना, अरे अगर भविष्य में सम्राट जैसी हैसियत न भी मिल पाए तब भी एक अर्ध सम्राट बनना तो तय है, और वो भी नानछिंग चांजू जैसी जगह में एक बहुत बड़ी बात है। ये तो अपनी किस्मत पलटने का सुनहरा मौका था। उत्साह से भरी सभी बहनें एक पल के लिए बस एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर सबने एक साथ झुककर उन्हें धन्यवाद दिया और एक एक करके वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी। बू छिंगवान अपने सामने खड़ी सभी शिष्यों को देख रही थी। उसका चेहरा अभी भी एकदम भावहीन था। बस उसकी नजरें न चाहते हुए भी बार बार मेरी ही तरफ घूम रही थी। उफ, शुक्र है उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। बाल बाल बच गया। आज यहाँ से वापस जाने के बाद मैं अपने शेन्यून शिखर से बाहर कदम तक नहीं रखूंगा। मैं चैन की सांस लेते हुए भीड़ के बीच से मुड़ा और चुपचाप खिसकने लगा। मेरे दिल में तसल्ली ही तसल्ली थी, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही मैंने मुड़कर वहाँ से भागने की कोशिश की तो वो हमेशा शांत रहने वाली बू छिंगवान उसके उस बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक सी मुस्कान तैर गई। और फिर जैसे ही मैं संप्रदाय के मुख्य हॉल के सामने वाले मैदान से बस निकलने ही वाला था, बू छिंगवान ने एक पल के लिए मेरी तरफ यूं ही देखा और फिर अचानक अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, जरा रुको, ये लड़का कौन है? याओची पवित्र भूमि में भला एक मर्द कैसे हो सकता है? ये कैसी बदतमीजी है? ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे तो जैसे पैर ही जमीन में धंस गए। और बू छिंगवान के इतना कहते ही जो बहनें वापस लौटने वाली थी उन सबने अपने कदम वहीं रोक लिए। सबने एक साथ पलटकर मुझे देखा और उनकी आंखों में मेरे लिए साफ चिंता दिख रही थी। उन्हें डर था कि कहीं मुझे सीधे यहाँ से धक्के मारकर बाहर न निकाल दिया जाए। और जब उन्होंने बू छिंगवान की तरफ देखा तो उनकी नजरों में एक अनकही सी विनती थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि ये महान पूर्वज मुझ पर थोड़ी दया दिखा दे। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को इस तरह मिन्नतें करते देखना सच में किसी का भी दिल पिघला सकता था। इतनी सारी नजरों को खुद पर गड़ा देख बू छिंगवान के होंठ अजीब तरह से फड़के। वो मन ही मन हैरान थी कि इस लड़के की याओची पवित्र भूमि में इतनी पहुंच है। ये इतना चहेता कैसे हो सकता है? लगभग पूरा संप्रदाय ही इसकी जान बख्शने की भीख मांग रहा है। लगता है लोगों का दिल जीतना इसे खूब आता है। तभी होश में आते हुए याओची की पवित्र मालकिन हड़बड़ा कर उठी और सफाई देने लगी। उनकी आवाज में मेरे लिए साफ प्यार और तरफदारी झलक रही थी। ये शेन्यून शिखर की प्रमुख युन लुओली का खास शिष्य है और उनका इकलौता शिष्य भी। इसे 10 साल पहले शेन्यून शिखर पर लाया गया था। तब से ये यही रह रहा है और हमेशा बहुत ही शांत और शरीफ रहा है। इसने आज तक कोई मुसीबत खड़ी नहीं की। ये सुनकर बू छिंगवान का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। उसने याओची की मालकिन की तरफ त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, तो क्या हुआ? ये तो बस एक आम इंसान है। भला एक साधारण लड़का इस पवित्र भूमि की प्रमुख का खास शिष्य कैसे बन सकता है? आखिर इसमें ऐसा क्या है? और रही बात शांत और शरीफ रहने की, क्या ये कोई ऐसा हुनर है जिस पर फक किया जाए? याओची की मालकिन ने तुरंत बेचैन होकर उसकी तरफदारी की। भले ही वो एक आम इंसान है, लेकिन उसे जड़ी बूटियों और इलाज का गजब का ज्ञान है। जिन गंभीर बीमारियों के आगे चमत्कारी दवाएं भी हार मान लेती हैं, वो उसके इलाज से चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। वो कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं है। मुझे यहाँ याओची पवित्र भूमि में सबका इतना प्यार जो मिलता है, उसकी वजह मेरे इस सुंदर चेहरे के अलावा मेरी ये कमाल की चिकित्सा विद्या ही तो है। पिछले 10 सालों से मैंने एक साधारण इंसान बनकर दिन काटे हैं। किस्मत से मुझे शेननों का जड़ी बूटी ग्रंथ मिल गया था और साथ ही हवांगदी का दिव्य चिकित्सा ग्रंथ भी। मैंने इस दिव्य महाद्वीप की हर एक जादुई जड़ी बूटी का ज्ञान बहुत पहले ही गहराई से समझ लिया था। मैं हर तरह की असरदार दवाएं बना सकता हूँ। याओची में ऊपर से लेकर नीचे तक अगर किसी को भी कोई पुरानी बीमारी होती है तो वो इलाज के लिए मेरे ही पास आते हैं। और धीरे धीरे बड़े बड़े गुरुओं से लेकर आम शिष्यों तक सब मुझे बहुत अनमोल मानते हैं और अपने परिवार के सदस्य की तरह ही प्यार करते हैं। ये सुनकर बू छिंगवान ने अपनी भौहें चढ़ाई और उसे तुरंत सब समझ आ गया। कोई हैरानी नहीं कि इसने एक नजर में ही मेरी मानसिक अस्थिरता को भांप लिया। लेकिन मन की अस्थिरता तो ध्यान और साधना से जुड़ी समस्या है। इसका डॉक्टरी से क्या लेना देना? इस लड़के की असली ताकत शायद वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी बाहर से दिखती है। एक साधारण इंसान का नाटक करना, क्या ये कोई खास तरह की साधना है? एक महान साम्राज्य होने के बावजूद वो मेरी असली ताकत का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी। उसके मन में मेरे लिए थोड़ी सी उत्सुकता जाग उठी। बू छिंगवान ने खुद को संभाला और बिना कोई भाव दिखाए बोली, एक मामूली इंसान के पास इतनी बड़ी काबिलियत कैसे हो सकती है? तुम वो बीमारियां ठीक कर सकते हो जिन पर जादुई दवाएं भी काम नहीं करती। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मैं पिछले 10,000 सालों से एकांत में ध्यान कर रही हूँ। मेरे शरीर में अभी भी कुछ पुरानी बीमारियों की वजह से तकलीफ है। तुम अभी के अभी मेरा इलाज करो। सच कहूँ तो वो मुझे यहाँ से निकालने का कोई इरादा नहीं रखती थी।
हालांकि उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि 10 साल बाद उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन मैंने लगातार उसकी छुपी हुई कमजोरियों को एकदम सही पकड़ा था और एक ही बार में उसकी मानसिक अस्थिरता की जड़ तक पहुंच गया था। इस बात ने उसके मन में शक पैदा कर दिया था। चाहे जो हो जाए, उसे मुझे रोककर हर बात की गहराई से पूछताछ करनी ही थी, लेकिन वो सीधी सीधी कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने इलाज के बहाने घुमा फिरा कर बातें जानने की कोशिश की। ये सुनकर मैंने अपनी पलकें झपकाई और तुरंत एक बहुत ही आज्ञाकारी और सीधे साधे लड़के का नाटक करते हुए बार बार सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप जैसी महान पूर्वज का इलाज करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। बू छिंगवान मेरे इस भोलेपन को देख ही रही थी और उसने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि तभी मेरे मन की आवाज सीधे उसके दिमाग में एकदम साफ सुनाई दे गई। कैसा सम्मान? भाड़ में जाए ये सम्मान। तुम्हें बस मैं पसंद नहीं हूँ और तुम मुझे बाहर निकालने का कोई बहाना ढूंढ रही हो। तुम जैसी महान साम्राज्य को क्या तकलीफ हो सकती है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा मेनोपॉज आने वाला है। बू छिंगवान के होंठ गुस्से से फड़कने लगे। उसे मेरे शब्द बहुत ही भद्दे और अपमानजनक लगे। सड़क छाप लोगों जैसी ऐसी बातें और मेरा ये शरीफ सा दिखने वाला चेहरा, दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे। अगर वो मेरे मुंह से ये सच नहीं उगलवाना चाहती कि मैं इतने विश्वास से कैसे कह सकता हूँ कि 10 साल बाद उसकी मौत पक्की है, तो वो मुंहफिट बातें करने वाले इस लड़के को अभी के अभी यही जान से मार देती। उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को पी लिया और वहाँ खड़े सभी लोगों से ठंडी आवाज में बोली, तुम सब यहाँ से जाओ। याओ ची के शिष्य ये सुनकर बहुत उदास हो गए। वो सब रुककर मेरा इलाज देखना चाहते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि महान पूर्वज के आदेश को टाल सके। सबने अपनी उड़ने वाली तलवारें निकाली और उन पर सवार होकर वहाँ से चले गए। लेकिन जाते जाते भी वो लोग बार बार मुड़कर मुझे देख रहे थे। उनका मन मुझे छोड़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। बू छिंगवान ये सब देख रही थी और वो अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर उसने सच में मुझे यहाँ से निकाल दिया तो शायद याओ जी पवित्र भूमि के आधे से ज्यादा शिष्य भी मेरे पीछे पीछे चले जाएंगे। जब सारे शिष्य वहाँ से चले गए तो उस इतने बड़े प्रांगण में सिर्फ मैं और बू छिंगवान ही रह गए। हमारे चारों तरफ रंग बिरंगे कमलों से भरे तालाब थे और बहते पानी की मीठी आवाज आ रही थी। नजारा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मेरा मन इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बचकर निकलूं। जाहिर है बू छिंगवान ने मेरे मन की ये बात भी बिल्कुल साफ सुन ली थी। उसने बिना कोई भाव दिखाए अपनी भौहें चढ़ाई और पूछा, तो चूंकि तुम मेरा इलाज करने वाले हो, क्या मेरा यहाँ सिर्फ खड़ा रहना ही काफी होगा? मैं होश में आया और तुरंत चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, परम गुरु कृपया आप बैठ जाइए, मैं आपकी नब्ज देख लेता हूँ। हम महल के अंदर क्यों नहीं चलते? और ये नब्ज देखना क्या होता है? मैंने इलाज का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं सुना था। अपनी उत्सुकता को न रोक पाने के कारण उन्होंने पूछ ही लिया। मैंने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। क्या यार, अब फिर से समझाना पड़ेगा? बैठने को बोला है तो बस बैठ जाओ ना। इतने सारे सवाल कहाँ से लाती है? बता भी दिया तो आपको कौन सा समझ आने वाला है? लेकिन जैसे ही मैंने बाहर से समझाना शुरू करने के लिए मुंह खोला, बू छिंगवान ने हाथ हिलाते हुए कहा, रहने दो, समझाने की कोई जरूरत नहीं है और महल के अंदर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। यही ठीक है। उन्होंने अपने कोमल हाथों को हवा में घुमाया। एक सुनहरी चमक उठी और हवा में से अचानक एक विशाल सुनहरा ड्रैगन सिंहासन प्रकट हो गया। बू छिंगवान बिना किसी संकोच के उस सिंहासन पर आराम से टेक कर बैठ गई और अपनी भौहें चढ़ाते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, अब आगे क्या? उनके उस आकर्षक रूप को देखकर मैंने अनजाने में ही अपना थूक कतर लिया। परम गुरु कृपया बस अपनी कलाई आगे कर दीजिए। वैसे तो मैं आम दिनों में बहुत बकबक करता हूँ और हर चीज में कमियां निकालता हूँ, लेकिन जब बात मेरे इलाज और काम की आती है तो मैं कभी भी अपना ध्यान भटकने नहीं देता और कोई लापरवाही नहीं करता। बू छिंगवान ने मेरी बात मानकर अपनी संगमरमर जैसी सफेद बांह आगे बढ़ाई और उसे सिंहासन के हत्थे पर रख दिया। मैंने अपने स्पेस बैग से एक रेशमी रुमाल निकाला और उसे उनकी कलाई पर रखकर तुरंत नीचे बैठ गया और पूरा ध्यान लगाकर उनकी नब्ज देखने लगा। बू छिंगवान ने इलाज का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे पूरी मर्यादा का पालन करते देख और ये देखकर कि मैंने इलाज के बहाने कोई बदतमीजी नहीं की, उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी तारीफ पैदा हो गई। 10,000 सालों की अपनी साधना के दौरान उन्होंने अनगिनत महान और घमंडी लोगों को देखा था, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं था। काम में डूबे होने के दौरान मेरे चेहरे पर जो एक शांत और गहरा सुकून था, वो एकदम अलग था। जैसे ही वे तारीफ भरी नजरों से मुझे निहार रही थी, मेरे मन की आवाज एक बार फिर सीधे उनके दिमाग में गूंज उठी, सत्यानाश, मैंने पहले गलत देख लिया था। 10 साल तो बिल्कुल नहीं है। देखना, सुनना, पूछना और नब्ज जांचना, इनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। अभी दूर से देखकर ही जो अंदाजा लगाया था, वो बहुत बड़ी जल्दबाजी थी। ये सुनकर बू छिंगवान के होठों पर अनजाने में ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उनके दिल का बोझ आखिरकार हल्का हो गया। उन्हें लगा कि शायद उनके शरीर में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सम्राट का हृदय थोड़ा कमजोर है, बस कुछ 100 सालों तक आराम करने की जरूरत है और फिर सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल मेरे मन की आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए और उन्हें एकदम सतर्क कर दिया। नब्ज के हिसाब से देखूं तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल, इनकी तो मौत तय है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 10 साल तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाले। अगर मुझे बिल्कुल सटीक हिसाब लगाना हो तो वो है 3 साल 2 महीने और 10 दिन। आज का दिन तो लगभग बीत ही गया है, तो समझो 3 साल 2 महीने और 9 दिन। कितनी बेचारी है, 10,000 सालों की तपस्या के बाद अभी तो बाहर आई थी और महज 3 सालों में ही सब खत्म होने वाला है। बू छिंगवान को ये सब एकदम बकवास और मजाक लग रहा था। उन्हें लगा कि मैं बस अनाप शनाप बक रहा हूँ। अरे वो इस निचले लोक की सबसे ताकतवर महारानी थी। भले ही उनका हृदय थोड़ा कमजोर हो, लेकिन उनकी शक्ति और उनका रुतबा तो अभी भी वही का वही था। भले ही मेरी ताकत अच्छी खासी हो, लेकिन मैं किसी भी तरह से सम्राट की स्तर का तो बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक कि मैं एक उप सम्राट भी नहीं कहला सकता। तो फिर मेरी क्या औकात कि मैं उनकी बीमारी का पता लगाऊं और उनकी मौत की भविष्यवाणी करूं, सिर्फ अपनी कुछ उंगलियों को पल भर के लिए मेरी कलाई पर रखकर। ये तो सच में हंसने वाली बात है।
वो अपनी कलाई पीछे खींचने ही वाली थी कि तभी उन्होंने देखा कि मेरे माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। मैं पूरी तरह से अपने काम में खोया हुआ था और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई नाटक कर रहा हूँ। इस बात ने उन्हें पल भर के लिए हैरान कर दिया। वैसे तो गु छिंगवान का मन चट्टान की तरह मजबूत था, ऊपर से उनके पास याओची मिंगशिन विद्या की शक्ति भी थी, जिससे वे कभी भी किसी दूसरे की भावनाओं से प्रभावित नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त न जाने क्यों मेरा ये रूप उनके दिल पर असर कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपना सब्र बांधे रखा। मैं देखना चाहता था कि आखिर में क्या पता लगा सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान उनकी नाड़ी जांचने में लगा दिया। मन में कोई और विचार नहीं था। मेरा स्वभाव हमेशा से ही सच्चा और साफ रहा है। जहाँ मदद कर सकता हूँ वहाँ करता हूँ, कभी कुछ छिपाता नहीं। और जब मैंने इलाज करने की ठान ही ली है तो अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अगर सच में मेरे बस की बात नहीं हुई तो कुछ और सोचेंगे। गु छिंगवान चुपचाप मुझे देखती रही और मेरे मन के गहरे और उलझे हुए विचार उनके कानों में गूंज रहे थे। ये सब शरीर के मुख्य ऊर्जा बिंदुओं की जांच के बारे में थे, जो सुनने में बहुत ही रहस्यमय लग रहे थे। तभी मेरे मन से आवाज आई, मिल गया। गु छिंगवान भी अचानक घबरा गई। उन्हें हल्का सा एहसास होने लगा था कि शायद मैंने सच में बीमारी पकड़ ली है। मैंने उनकी नाड़ी छोड़ी और खड़ा हो गया। मैंने बड़ी गंभीरता से महान पूर्वज की तरफ देखा। कृपया आप भी खड़ी हो जाइए। गु छिंगवान ने मेरे चेहरे की गंभीरता देखी। उन्हें समझ आ गया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। उन्होंने कुछ नहीं पूछा और सीधे अपने शाही सिंहासन से उठ खड़ी हुई। मैंने मन ही मन सोचा, जरूर इन्हें भी अपने शरीर में कुछ अजीब लग रहा होगा, वरना वो इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानती। मैंने कहा, महान पूर्वज, कृपया मेरी तरह कीजिए। अपना दायां हाथ मुट्ठी बांधकर ऊपर उठाइए और अपने शरीर की मुद्रा सही कीजिए। गु छिंगवान ने बिल्कुल वैसा ही किया। मुद्रा सही करने के बाद मैंने कहा, अब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक साथ दाहिने हाथ और बाईं ओर की उसी जगह पर भेजिए। गु छिंगवान ने वैसा ही किया। क्या अब आपको अपने शरीर के बाईं ओर कुछ अजीब महसूस हो रहा है? गु छिंगवान ने ध्यान लगाकर महसूस किया और सच में उन्हें एक हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांका, अपनी नाड़ियों और अपनी मूल ऊर्जा को टटोला। बस पलक झपकते ही उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे का शक अब खौफ में बदल चुका था। उनके शरीर के अंदर का राक्षसी हृदय, वो तो कभी खत्म हुआ ही नहीं था, बल्कि वो और भी ताकतवर हो गया था और अब उनके सम्राट हृदय के अंदर छिपकर बैठा था। सम्राट स्तर की साधना में एक सच्चा सम्राट बनने के लिए राक्षसी हृदय को पूरी तरह मिटाना जरूरी होता है। ये राक्षसी हृदय कोई चीज नहीं है, बल्कि ये साधक के मोह, प्यार, नफरत और गुस्से का मिला जुला रूप है। यानी इंसान की सांसारिक इच्छाएं, जो एक महान सम्राट बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है। गु छिंगवान 10,000 सालों तक एकांत साधना में इसीलिए थी ताकि इस राक्षसी हृदय को मिटा सके, लेकिन अपने मन की कई इच्छाओं का मोह न छोड़ पाने के कारण वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। आखिर में उन्होंने जबरदस्ती इसे दबा दिया और सोच लिया कि उन्होंने उस राक्षसी हृदय को जड़ से उखाड़ फेंका है। पर अब जाकर उन्हें समझ आया कि वो बस खुद को धोखा दे रही थी। उनका सम्राट स्तर महज एक दिखावा था। उनके पास उस स्तर की ताकत थी ही नहीं। उन्हें लगा था कि उनका सम्राट हृदय अभी कमजोर है, पर अब उन्हें एहसास हुआ कि वो तो असल में कभी सम्राट के स्तर तक पहुंची ही नहीं। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो राक्षसी हृदय अब बेकाबू हो चुका था। सिर्फ 3 साल, और 3 साल में वो उनके सम्राट हृदय को पूरी तरह निगल जाएगा। तब या तो उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी, या फिर वो एक ऐसा खूंखार राक्षस बन जाएंगी जिसके दिल में सिर्फ लालच, क्रोध और नफरत होगा। दोनों ही सूरतों में मौत पक्की थी और मौत के इस जाल से वो खुद भी नहीं बच सकती थी। उस राक्षसी हृदय को खत्म करने का मतलब था अपने खुद के सम्राट हृदय को तबाह करना। उनकी मौत तय थी, कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता था। गु छिंगवान एक गहरी भयानक निराशा में डूब गई। मैंने उनकी इस बेबस और टूटी हुई हालत को देखा। क्या आप ठीक हैं? गु छिंगवान अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। उन्होंने सूनी आंखों से मेरी तरफ देखा। उनकी कांपती हुई आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। बीमारी की वजह मुझे मिल गई है। मैं अंदर से हैरान रह गया, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। गु छिंगवान पूरी तरह से खौफ और निराशा के अंधेरे में घिर चुकी थी। उन्होंने 10,000 सालों तक कड़ी तपस्या की थी। अनगिनत मुश्किलों को पार करके वो साधना से बाहर आई थी और अब उनकी जिंदगी के सिर्फ 3 साल बचे थे। उसका दिल हार मानने को तैयार नहीं था और अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। क्या मेरी इस बीमारी का कोई इलाज है? ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने घबराकर हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, महान पूर्वज, मजाक कर रही हैं। आपको तो बस एक छोटी सी परेशानी है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो बस उसे तसल्ली देना चाहता था। लेकिन गु छिंगवान ने मेरे दिल की आवाज साफ साफ सुन ली थी। उसे मेरी यह सोच पता चल गई थी कि मदद कर सका तो करूंगा, वरना छोड़ दूंगा। और उसे लगा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इससे उसकी निराशा और भी गहरी हो गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी जैसे टूटकर बिखर गई। पर ठीक उसी पल मेरे दिल की आवाज एक बार फिर उसके मन में गूंज उठी, शुक्र है, सच में ये बस एक छोटी सी बीमारी ही है। जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा आसान है। इसका पक्का इलाज हो सकता है। अभी बैठे बैठे ही मुझे इलाज के 372 तरीके याद आ गए हैं। पर दिक्कत ये है कि ये इलाज के तरीके कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। अगर मैंने बता दिया तो कहीं ये मुझे ठरकी न समझ ले। हो सकता है गुस्से में आकर वो मुझे यहीं मार डाले। ये सुनकर गु छिंगवान की सारी निराशा पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। क्या सच में इसका कोई इलाज है? ये कोई मेरी कही हुई बात नहीं थी, बल्कि मेरे दिल की एकदम सच्ची आवाज थी। इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले उसकी मौत के समय की एकदम सही भविष्यवाणी की थी। एक एक बात 16 आने सच थी। वो हैरान भी थी और बेहद खुश भी। अंदर ही अंदर वो बहुत बेताब हो रही थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो मुझे डरा न दे। इसलिए उसने खुद को शांत दिखाने का नाटक किया और बड़े ही सहज भाव से पूछा, चूंकि तुम्हें बीमारी का कारण पता है तो इसका इलाज कैसे होगा?
उधर मैंने खुद को मुसीबत से बचाने का पूरा मन बना लिया था। मैंने रेशमी रुमाल को समेटते हुए चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान सजाई और कहा, महान पूर्वज एक महान साम्राज्य है, आपको कोई गंभीर बीमारी हो ही नहीं सकती। ये तो बस 10,000 साल की तपस्या की वजह से होने वाली हल्की सी कमजोरी है, कुछ दिन आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये कहने के बाद मैं वहाँ से खिसकने की तैयारी करने लगा और मन ही मन सोचा, इसके बाद मैं सीधा शयन यून पर्वत की चोटी पर छिप जाऊंगा और बाहर ही नहीं निकलूंगा। इस महारानी से जितनी दूर रहूं उतना ही अच्छा। आज नहीं तो कल वो मुझ जैसे मामूली इंसान को भूल ही जाएगी। वू छिंगवान ने मेरी ये बातें साफ साफ सुन ली। उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। वो धीरे से अपने शाही सिंहासन पर वापस बैठ गई। बड़ी ही फुर्सत और अलसाई सी अदा के साथ उसने पीछे टेक लगाई। उसकी उस कातिलाना अदा को देखकर मैं हड़बड़ा गया और जल्दी से नजरें चुरा ली। मेरे गालों पर हल्की सी लाली छा गई थी। मेरे उस शर्मीले चेहरे को देखकर वू छिंगवान का दिल हल्का सा पिघल गया। उसे लगा कि ये लड़का थोड़ा प्यारा तो है। उसने आंखें उठाकर मेरी ओर देखा और उसकी नशीली भारी आवाज गूंजी, तुमने अभी तक मेरी इस बीमारी का इलाज नहीं किया है, तो तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैंने कहा, महान पूर्वज, आपको कोई बीमारी है ही नहीं, तो जाहिर है कि आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं है। वू छिंगवान ने अपनी भौहें चढ़ाई। बीमारी है या नहीं इस बात को अभी किनारे रखते हैं, पर आखिर तुम एक आम इंसान ही तो हो। तुम्हारा इस याओची पवित्र भूमि में रहना हमारे नियमों के खिलाफ है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो क्या हमारी पवित्र भूमि का मजाक नहीं बनेगा? ये सुनकर मैंने मन ही मन उसे गालियां दी। वू छिंगवान ने मेरी वो मन की भड़ास सुन ली और उसके होठों के किनारे गुस्से से फड़कने लगे। उसने अपने गुस्से को किसी तरह दबाया और बोली, खैर, तुमने इतने सालों तक याओची की पूरी लगन से सेवा की है, इसे ध्यान में रखते हुए मैं एक बार के लिए नियम तोड़ रही हूँ। आज से तुम मेरे खास शिष्य होगे और मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें सुधारूंगी ताकि तुम कम से कम समय में अपनी शक्तियों में यहाँ के बाकी शिष्यों की बराबरी कर सको। उसने सुधारने शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, जैसे वो दांत पीसते हुए अपना गुस्सा जता रही हो। मैं जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। मेरा तो जैसे दिमाग ही सुन्न पड़ गया। मुझे अपनी ही किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जब मैं होश में आया मैंने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, पूर्वज, रहने ही दीजिए ना, मैं बस एक आम इंसान हूँ, मेरे पास कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं है, मेरे लिए साधना करना नामुमकिन है। भले ही आप दुनिया भर के दिव्य खजाने मुझ पर लुटा दे, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरी पिछली गुरु माँ ये सब आजमा चुकी है। मेरी बातें सुनकर वू छिंगवान ने अपनी भौहें चढ़ाई और तेज आवाज में बोली, मैं एक महान सम्राट हूँ, क्या तुम्हारी पिछली गुरु मेरी बराबरी कर सकती है? अगर मैंने कह दिया कि तुम कर सकते हो तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। मन ही मन, हाँ, महान सम्राट होना कौन सी बड़ी बात है? मेरा साधना करने का तरीका आगे चलकर इन महान सम्राटों से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। मेरे मन की ये आवाज सुनकर वू छिंगवान गुस्से से दांत पीसने लगी। ये लड़का तो बहुत ही मगरूर है, इस निचले लोक की सबसे ताकतवर महान सम्राट। इसकी नजरों में कौड़ी के भाव भी नहीं है। उन्होंने अपने गुस्से को दबाया और मुझे दोबारा कुछ बोलने का मौका दिए बिना सीधे अपनी सुनहरी और विशाल ड्रैगन कुर्सी से उठकर बोली, बस बहुत हुआ, मैं आज ही अपनी एकांत साधना से बाहर आई हूँ और मुझे अभी इस शियान लिंग महाद्वीप के हालात का जायजा लेना है। कल से तुम मेरे साथ साधना शुरू करोगे। अब तुम वापस जाओ, कल मुझसे यहीं आकर मिलना। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा और वू छिंगवान के छड़े और लंबे शरीर को देखकर बेबसी में एक लंबी आह भरी। वो वैसे भी लगभग मेरी ही लंबाई की थी और ऊपर से उन्होंने हील्स वाले ज़ैड के जूते पहन रखे थे। इस वक्त वो मुझसे आधी मुंडी लंबी लग रही थी। उनका वो मुझ पर हावी होने वाला रुतबा मुझे बेबसी में अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर रहा था। मैंने मन ही मन उन्हें 2-4 बार बुढ़िया कहकर कोसा। वू छिंगवान के होंठ फड़फड़ाए। वो मुझे घूरती रही और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और चिल्लाई, अभी तक गए नहीं यहाँ से? यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? सच कहूँ तो उन्हें डर था कि मैं कहीं मन में फिर से उन्हें बुढ़िया ना कह दूं, वरना वो गुस्से में मुझे वहीं मार डालती। उनके इस तरह चिल्लाने पर मैं घबराकर जी बोला और मुड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पता नहीं इस बुढ़िया का फिर से दिमाग क्यों खराब हो गया। जा तो रहा हूँ। मेरे आंखों से ओझल होने तक वू छिंगवान मुझे देखती रही। जब उन्हें मेरे मन की आवाज आनी बंद हो गई तब जाकर उन्होंने अपना वो कड़क अंदाज छोड़ा और थककर अपनी सुनहरी कुर्सी पर बैठ गई। मेरे जाने की दिशा में देखते हुए उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये छोटा शैतान पूरी तरह से रहस्यों से भरा हुआ है। आखिर वो मेरे मन की आवाज कैसे सुन पा रही है? ये सारे सवाल अभी उनकी समझ से परे थे, लेकिन वो उसे समझने के लिए थोड़ा समय देने को तैयार थी। पर सबसे ज्यादा जिस बात ने उन्हें उलझन में डाल रखा था वो ये थी कि क्या वो सच में इतनी खड़ूस और बदसूरत है? आखिर मैं उनसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ? अगर उनके सम्राट होने की ताकत को किनारे भी रख दे तो भी अपने जमाने में उनकी खूबसूरती पूरे दक्षिणी छिंगझान राज्य में बेमिसाल थी। अनगिनत नौजवान और बड़े बड़े योद्धा उनके दीवाने हुआ करते थे। अब 10,000 सालों की एकांत साधना के बाद सम्राट का रुतबा हासिल करके उनका अंदाज और भी ज्यादा जादुई और अप्सराओं जैसा हो गया था। पर मैं था कि बात बात पर उन्हें बुढ़िया बुला रहा था। इस बात ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो सच में बदसूरत हो गई है। भले ही उन्हें अपनी खूबसूरती की कभी परवाह नहीं थी, फिर भी मेरी बातों ने उन्हें बुरी तरह चिढ़ा दिया था। लेकिन अपने रुतबे की वजह से वो झुककर मुझे मनाने तो वाली नहीं थी। उनका जो स्वभाव था ना, वो मरते दम तक अपना गुरूर नहीं छोड़ सकती थी। उधर शेन यून चोटी पर वापस लौटकर मैं खाना बनाने के लिए सब्जियां काटते हुए सोच रहा था कि क्या मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरा साधना करना बिल्कुल ही नामुमकिन है यार। मेरे पास कोई आध्यात्मिक शक्तियाँ ही नहीं है। मैं इस दुनिया की जादुई ऊर्जा को आजमा ही नहीं सकता। अगर मुझे ताकतवर बनना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मेरा सिस्टम। पर मैं इस तरह से जाना भी नहीं चाहता। आखिर मैंने अभी तक अपनी उस खूबसूरत गुरु माँ को अलविदा जो नहीं कहा है। मैं बहुत पहले ही उन्हें अपना परिवार मान चुका हूँ।
वो वही तो थी जो मुझे उस दिन याओची पवित्र भूमि में लेकर आई थी। कुछ भी हो, मैं बिना बताए ऐसे ही तो नहीं जा सकता। पर समस्या यह है कि मेरी गुरु हमेशा अपनी मर्जी की मालकिन रही हैं, उनका तो कुछ अता पता ही नहीं रहता। इस याओची पवित्र भूमि में बिताए मेरे 10 सालों में वो ज्यादा से ज्यादा साल में सिर्फ एक बार ही वापस आए हैं। और अब जो हालात हैं, मुझे डर है कि मैं यहाँ 1 महीना भी नहीं टिक पाऊंगा। ये सोचकर ही मेरा दिल घबराने लगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया क्योंकि आज मुझे गु चिंगवान से मिलने के लिए संप्रदाय के मुख्य हॉल जाना था। नहाने धोने के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला और सुबह की धूप में एक लंबी अंगड़ाई ली, तभी अचानक सिस्टम की एक साफ आवाज गूंजी, कल के मोटल पॉइंट्स 1050। मैं एकदम सन्न रह गया। 1000 से ज्यादा मोटल पॉइंट्स? अरे रोजाना तो ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 ही मिलते हैं। इस बार अचानक इतने सारे कैसे मिल गए? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सिस्टम की आवाज फिर से आई, होस्ट ने पहली बार एक ही दिन में 1000 मोटल पॉइंट्स पार किए हैं। इनाम बागुआ भट्टी। इसे होस्ट की चेन खुन थैली में रख दिया गया है। बागुआ भट्टी। मैं पूरी तरह चकरा गया। कहीं ये ताइशोंग लाओजुन वाली भट्टी तो नहीं? यही सोचते सोचते मैंने अपनी कमर पर टंगी चेन खुन थैली खोली। ये थैली भी मुझे सिस्टम के इनाम में ही मिली थी। इस दुनिया की जादुई अंगूठियों से कहीं ज्यादा सामान इसमें आ सकता है। बस दिक्कत ये है कि इसमें से चीजें जादुई तरीके से दिमाग से नहीं निकाली जा सकती। मुझे अपने हाथों से ही इसे टटोलना पड़ता है। थोड़ी देर माथापच्ची करने के बाद आखिरकार मैंने उसके अंदर से 3-4 मीटर ऊंची एक विशाल कीमियावी भट्टी बाहर निकाली। ये पूरी तरह से घुप काली थी, बहुत ही प्राचीन और भव्य दिख रही थी और इसके ऊपर आग के लपटों जैसे रहस्यमयी प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही यह बाहर आई, इसमें से एक बेहद शक्तिशाली और भारी ऊर्जा निकलने लगी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भले ही मैंने कभी असली बागुआ भट्टी नहीं देखी थी, लेकिन मैं इतना तो जानता ही था कि टीवी सीरियल्स में दिखने वाली भट्टी असली नहीं होती। और मेरे सामने रखी इस बागुआ भट्टी का रुतबा यकीनन किसी आम चीज का तो नहीं था। क्या सच में ये ताइशोंग लाओजुन की ही भट्टी है? खैर, मुझे इसकी गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं। ये जहाँ से भी आई हो, मुझे क्या, बस ताकतवर होनी चाहिए। इस विशाल भट्टी को देखकर मेरे मन में अचानक से औषधियाँ बनाने का ख्याल आया। सिस्टम ने मुझे बहुत पहले ही द हार्ट ऑफ अल्केमी नाम की एक किताब दी थी। कुछ साल पहले ही मैं उस किताब में लिखी कीमियागी की कला को पूरी तरह से सीख चुका था। बस उसे आजमाने का कभी मौका ही नहीं मिला। मेरे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसलिए मैं कीमियागी के लिए जादुई आग भी पैदा नहीं कर सकता था। मामूली आग से तो बस सिर दर्द या बुखार की आम दवाइयाँ ही बन सकती हैं। उससे दिव्य जड़ी बूटियों को पिघलाना तो नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर एक बर्फीली चंद्र घास को ही ले लो। अगर मैं इस याओची पवित्र भूमि के सारे पेड़ भी जला दूं, तब भी शायद ही उसे पिघला पाऊंगा। मैंने एक सीढ़ी ढूंढी और उसे बागुआ भट्टी के मुहाने पर लगाकर अंदर झांकने लगा। अंदर घुप अंधेरा था, बस दीवारों पर आग की कुछ आकृतियां बनी हुई थी। मुझे याद आया कि ताइशोंग लाओजुन की बागुआ भट्टी में तो लियूडिंग दिव्य अग्नि होती है। अगर मेरे पास वैसी कोई जादुई आग आ जाए तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी दिव्य औषधि बना सकता हूँ। लेकिन भट्टी अंदर से पूरी तरह खाली थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी निराशा हुई। अभी मैं मन ही मन अफसोस कर ही रहा था कि बागुआ भट्टी ने मानो मेरे दिल की बात सुन ली हो। भट्टी के अंदर बनी आकृतियां अचानक जिंदा हो उठी और फुर्र की एक जोरदार आवाज के साथ पल भर में ही उस विशाल भट्टी में भयंकर आग सुलग उठी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वाह, सिस्टम की चीजें सच में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ये मेरे मन की बात बिना कहे ही समझ जाती हैं। मैंने बस अपने दिमाग में एक बार सोचा और भट्टी की आग तुरंत बुझ गई। मैं बड़े मजे से सीढ़ी से नीचे उतरा और फैसला किया कि आज रात वापस आकर मैं औषधि बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। खाना बनाते समय भी मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर कल मुझे इतने सारे मोटल पॉइंट्स कैसे मिल गए। इस याओची पवित्र भूमि में आए मुझे 10 साल हो गए, पर मुझे आज तक एक साथ इतने पॉइंट्स कभी नहीं मिले। ज्यादा से ज्यादा जब मैं इस दुनिया में नया नया आया था, तब मुझे दिन में 400-500 पॉइंट्स मिलते थे। मैंने ध्यान लगाकर सोचना शुरू किया। कल सिर्फ एक ही बात अलग थी, मेरी मुलाकात गु चिंगवान से हुई थी। क्या इसका वास्ता उसी से है? मुझे अचानक एहसास हुआ कि एक आम इंसान के अंदर तो वैसे भी भावनाएं और इच्छाएं होती ही हैं। सुख दुख, हंसी मजाक, यही तो नॉर्मल बात है। इससे पहले मैं याओची पवित्र भूमि में बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहा था। वहाँ गुरुजी और बाकी सभी बहनों का प्यार जो मिलता था, एकदम बेफिक्र था मैं। मेरी सोच किसी आम इंसान जैसी बची ही नहीं थी। लेकिन कल मुझे गु चिंगवान की चापलूसी भी करनी पड़ी और ये डर भी लगा रहा कि कहीं वो मुझे उठाकर बाहर न फेंक दे। ऊपर से ये टेंशन कि वो मुझे साधना करने के लिए मजबूर न कर दे। ये जो डर और घबराहट वाली फीलिंग है ना, यही तो एक असली इंसान की पहचान है। ये बात समझ में आते ही मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं यहाँ से भागने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, बल्कि मुझे तो गु चिंगवान के और करीब रहना चाहिए। आखिरकार उसके साथ 1 घंटा भी नहीं बिताया और इतने में ही मुझे जो मोटल पॉइंट्स मिले हैं, वो पिछले 10 दिनों की कमाई के बराबर हैं। ये तो सीधा सीधा जबरदस्त फायदा है। उसी वक्त शेन्यू शेखर के ऊपर हवा में उड़ती हुई गु चिंगवान बड़ी उलझन में नीचे की तरफ देख रही थी। उसने मुझे 10 गुना फायदा, जबरदस्त मुनाफा बड़बड़ाते हुए तो सुन लिया, लेकिन उसे पूरी बात समझ नहीं आई। वहाँ पहुँचते ही उसकी नजर उस विशाल बागुआ भट्टी पर पड़ी। उस भट्टी से एक बहुत ही प्राचीन और भारी ऊर्जा निकल रही थी। भले ही वो 10,000 साल पहले दक्षिणी छिंगजान महाद्वीप की सबसे ताकतवर अर्ध सम्राट थी, फिर भी वो उसे देखकर दंग रह गई। वो हवा में कुछ पल के लिए रुकी और फिर धीरे से मेरे आंगन में उतर आई। मैं सिर झुकाकर खाना बनाने में मगन था और मेरा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया। ये देखकर उसने धीरे से खांसा और बोली, खाना पका रहे हो? आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने जैसे ही सिर उठाया, सामने गु चिंगवान खड़ी थी। आज उसने हरे और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। कल वाला वो जादुई आकर्षण तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें पानी जैसी साफ और गहरी थी। उसका अंदाज एकदम दुनिया से अलग था।
सुबह की धूप में वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी पेंटिंग से कोई परी बाहर आ गई हो। मैं तो उसे देखकर बस अपना थूक गटक कर रह गया। मानना पड़ेगा, ये बुढ़िया है तो बहुत ही खूबसूरत। बू छिंगवान ने मेरी ये दिल की आवाज सुन ली। उसे गुस्सा भी आया और हंसी भी छूट गई। गुस्सा इसलिए क्योंकि मैं उसे मन ही मन बार बार बुढ़िया कह रहा था, और हंसी इसलिए कि चलो कम से कम मैंने उसकी तारीफ तो की। फिर मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। पूर्वज, क्या आप इतनी सुबह सुबह साधना करती हैं? अभी तो बस सूरज निकला ही है। ये इतनी सुबह मेरे दरवाजे पर क्यों आ धमकी? बू छिंगवान ने बड़ी ही शांति से पूरे आंगन पर एक नजर डाली। वो बेड की कुर्सी के पास गई और उस पर बैठते हुए बोली, नहीं, बस अभी कुछ काम खत्म किया था, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हारा हाल चाल ले लूं। तुम अपना काम कर लो, कोई जल्दी नहीं है। कल एकांतवास से बाहर आने के बाद उसने याओची के स्वामी से दक्षिणी छिंगजान महाद्वीप के ताजा हालात के बारे में जानकारी ले ली थी। अब उसकी शक्तियों का स्तर सम्राट के दर्जे का था तो उसे आम साधना की जरूरत नहीं थी। ऊपर से उस शैतानी मन की वजह से उसे शांति भी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो सीधा मुझसे ही मिलने आ गई। मैंने हैरान होते हुए सिर हिलाया। फिर मैंने उससे पूछा, वो पूर्वज जी, मैं नाश्ता बना रहा हूँ, क्या आप थोड़ा सा खाएंगी? बू छिंगवान तो पहले ही सम्राट के स्तर पर पहुँच चुकी थी। उसे आम इंसानों का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी इन इंसानी खाने की अशुद्धियों को साफ करने में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ही बेकार होती। ये तो सीधा सीधा घाटे का सौदा था। ये सब खाने से साधना में कोई फायदा नहीं होने वाला था। तुम 10 साल से याओची में रह रहे हो, फिर भी एक आम इंसान ही हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाते। वो जानती थी कि मैं बस कमजोर होने का नाटक कर रहा हूँ, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मैं एक आम इंसान बनने का नाटक भी इतनी शिद्दत से करूंगा कि मैं सच में रोजाना इंसानों वाला ये खाना खाता हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से बहुत शरीफ बनते हुए कहा, जी जी बिल्कुल, आगे से मैं पक्का कम खाया करूंगा। अरे भाई, मैं एक आम इंसान हूँ। अगर इंसान खाना नहीं खाएगा तो भूख से मर नहीं जाएगा क्या? पागल औरत, तुझे क्या लगता है यहाँ हर कोई तेरी तरह महान सम्राट है? बू छिंगवान मेरी ये सारी बातें अपने दिमाग में सुन रही थी। उसका चेहरा तो एकदम शांत था, लेकिन मन ही मन वो मुझे हजारों गालियाँ दे रही थी। उसने नाराज होकर मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया और मेरी तो भाई देर करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने जल्दी से एक कटोरी चावल का दलिया बनाया और कल रात का बचा हुआ खाना गर्म कर लिया। बस हो गया नाश्ता तैयार। वैसे बू छिंगवान तो पहले कुछ खाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद खाने की महक ने उन्हें ऐसा ललचाया कि उनसे बैठा ही नहीं गया। वो खुशबू बहुत ही शानदार थी, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस खाने की आध्यात्मिक ऊर्जा ने तो दिल और दिमाग दोनों को तरोताजा कर दिया। इससे उनके अंदर के राक्षसी प्रभाव और मेरी बातों से हुई सारी थकान पल भर में ही छूमंतर हो गई, एकदम किसी जादुई जड़ी बूटी की तरह। वो तो ये देखकर हैरान ही रह गई, पर अपने ऊंचे रुतबे की वजह से वो खुद आगे बढ़कर देखने में हिचकिचा रही थी। अपनी जादुई दृष्टि से देखने का तो सवाल ही नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं मैं उन्हें पकड़ ना लूं। आखिर एक महान साम्राज्य की इज्जत का सवाल जो था, लेकिन मैंने उनकी ये छोटी मोटी हरकतें पहले ही पकड़ ली थी। वो बार बार चोरी छिपे मेरे बर्तन की तरफ देख रही थी। दलिया पकने के बाद मैंने 2 कटोरी दलिया और 2 जोड़ी चॉपस्टिक्स ली और बू छिंगवान से कहा, जो जानबूझकर मेरी तरफ नहीं देख रही थी, गुरु माता, खाना तैयार है, क्या आप थोड़ा सा चखना चाहेंगी? बस अपने इस शीशे के हाथों का स्वाद ही देख लीजिए। ये सुनकर बू छिंगवान थोड़ी ठिठक गई। तुम सच में बहुत सिर खाते हो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना है, फिर भी परेशान करने आ गए। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ सकती, इसलिए बस थोड़ा सा ही चखूंगी। ये कहते हुए वो उठी और डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु माता, आपने मेरा मान रख लिया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाटक है यार, खाना है तो सीधे सीधे कहो ना, मुंह में कुछ और दिल में कुछ। बुढ़िया कहीं की। ये सुनते ही बू छिंगवान के कदम वहीं रुक गए। उनके होंठ गुस्से से फड़फड़ाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। आखिर खाने की खुशबू ही इतनी लाजवाब थी। मैं भी एक तरफ बैठ गया और उनके खाना शुरू करने का इंतजार करने लगा। मैंने देखा कि उन्होंने अपने हाथों में वो छोटी सी कटोरी पकड़ी हुई थी, और मोतियों जैसे चमकते हुए उस सफेद दलिया को देखकर उनकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। उसकी शक्ल और खुशबू ही किसी के भी मुंह में पानी लाने के लिए काफी थी। मुझे खुद पर थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था। इन सालों में मैंने न सिर्फ रोजाना खाना बनाया है, बल्कि सिस्टम से इनाम में मिली मास्टर शेफ रेसिपी के जरिए मैंने अपने खाना बनाने के हुनर को एकदम परफेक्शन के लेवल तक पहुंचा दिया है। यहाँ तक कि दुनिया भर में घूमने वाली मेरी बेहद खूबसूरत और ज्ञानी गुरु माँ भी। खैर, बू छिंगवान ख्यालों से बाहर आई और उन्होंने दलिया का एक छोटा सा घूंट लिया। उनकी खूबसूरत भौहें थोड़ी तन गई, जैसे वो कुछ सोच रही हो। मैं एकदम कंफ्यूज होकर उन्हें देख रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें खाना अच्छा लगा भी या नहीं। और फिर उन्होंने एक और घूंट लिया। उनके चेहरे की उलझन पल भर में हैरानी में बदल गई और उनकी आंखों में तो जैसे डर सा छलक उठा। इस साधारण से दलिया में आध्यात्मिक ऊर्जा की झलक है। इस जादुई महाद्वीप में किसी भी चीज से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो किताबें पढ़ना हो या तलवारबाजी सीखना। और ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, ये सीधा ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। ये वो ताकत है जिसे पाने का हर साधक सपना देखता है। दैवीय शक्ति की एक छोटी सी किरण, अगर कोई इसे थोड़ा सा भी समझ ले तो एक मामूली सा शिष्य भी 100 सालों के अंदर एक महान योद्धा बन सकता है। यहाँ तक कि उनके जैसे एक महान साम्राज्य को भी खुद को और ताकतवर बनाने के लिए इसी दैवीय शक्ति को समझने की जरूरत होती है। लेकिन इतनी अनमोल आध्यात्मिक ऊर्जा एक मामूली से चावल के दलिया में कैसे आ गई? उनके चेहरे पर वो डर देखकर मैंने सहमते हुए पूछा, गुरु माता, क्या स्वाद ठीक है? मेरी आवाज से बू छिंगवान का ध्यान टूटा और वो एकदम सन्न होकर मेरी तरफ देखने लगी। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये लड़का, ये तो सच में कोई अजूबा है।
इसके बनाए गए मामूली दलिया में आध्यात्मिक ऊर्जा है और जरा इसकी शक्ल तो देखो। ऐसा लगता है कि उसे खुद ही नहीं पता कि वो आखिर किस चीज की साधना कर रहा है। होश में आने के बाद उसने अपने मन में उठ रही तूफान को शांत किया और बिना कोई भाव दिखाए बोली, ठीक ठाक है। मैंने मुंह चिढ़ाते हुए मन में सोचा, क्या नाटक कर रही है, स्वादिष्ट है ना। फिर वो सिर झुकाकर अपना खाना खाने लगी। खाना? हाँ, बस चुपचाप अपना खाना खाने लगी। मैंने मन ही मन ताना मारा, इतना भाव क्यों खा रही है, स्वादिष्ट है तो मान लेना। बू छिंगवान ने दांत पीसे। उसने मुझसे बहस करना जरूरी नहीं समझा। ये दलिया सच में उसकी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट चीज थी और ऊपर से मुफ्त की दाऊ ऊर्जा भी मिल रही थी, तो वो भला क्यों मना करती। 5-6 मिनट बाद मैंने खाली मेज को देखा। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। क्या इस बुढ़िया ने जन्मों से खाना नहीं खाया था। वो बहुत ही तेजी से खा रही थी। शुरुआत में तो उसने अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे निवाले लिए, पर बाद में उसने शर्म हया सब छोड़ दी। बस 2-4 घूंट में ही पूरी कटोरी साफ कर दी। उसके लाल होठों पर अभी भी चावल का एक दाना चिपका हुआ था, जो सच में थोड़ा प्यारा लग रहा था। मेरे दिल की बातें सुनकर बू छिंगवान का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने झेपते हुए खांसी का नाटक किया और बात पलटने के लिए तुरंत बोली, क्या तुम आज औषधियाँ बनाने वाले हो। मैं थोड़ा चौंका। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज एक कोशिश करने की सोच रहा हूँ। बू छिंगवान ने अपनी भौहें चदाई और अजीब सा मुंह बनाकर पूछा, एक कोशिश? क्या तुम पहली बार औषधि बना रहे हो। मैंने बिना किसी परवाह के हामी भरी। हाँ, इससे पहले सिर्फ किताबों में पढ़ा है, कभी असल में बनाकर नहीं देखा। आज बस हाथ आजमाने की सोच रहा हूँ। मेरी ये बात सुनकर बू छिंगवान के चेहरे के भाव हैरानी से बदलकर उत्साह में बदल गए और अंत में उसके चेहरे पर एक घमंडी सी मुस्कान आ गई। कल जब से वो मुझसे मिली थी, मैं उसे लगातार नजरअंदाज ही कर रहा था। उसकी महान सम्राट वाली कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी, लेकिन अब आखिरकार उसे मुझे नीचा दिखाने का एक मौका मिल ही गया था। 10,000 साल पहले वो दक्षिणी छिंगजान प्रांत की सबसे महान औषधि गुरु हुआ करती थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊंचा किया और बड़े गर्व से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि 10,000 साल पहले दक्षिणी छिंगजान प्रांत का सबसे महान। उसे पूरी उम्मीद थी कि मैं हैरानी और श्रद्धा से भर जाऊंगा और वो आखिरकार मेरे सामने अपना रुतबा दिखा सकेगी, लेकिन मैं उसके उस घमंडी चेहरे को देखकर थोड़ी देर के लिए सुन्न रह गया। फिर मैंने बड़ी अजीब सी शक्ल बनाकर पूछा, वो तुम ही हो ना। तो क्या हुआ। बू छिंगवान पूरी तरह से सन्न रह गई। क्या किसी नौसिखिए का सबसे महान औषधि गुरु से मिलने पर ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। वो सबसे महान औषधि गुरु थी, फिर भी इस लड़के को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था। बू छिंगवान गुस्से से उबल पड़ी। ये कैसा बर्ताव था, क्या कोई आम इंसान ऐसे रिएक्ट करता है। मैंने देखा कि बू छिंगवान का चेहरा घमंड से बदलकर अचानक गुस्से में तमतमा गया था। मैं खुद भी थोड़ा उलझन में था। ये बात कि बू छिंगवान दक्षिणी छिंगजान प्रांत की सबसे महान औषधि गुरु थी, मुझे बहुत पहले से पता थी। जब वो अपनी साधना से बाहर भी नहीं आई थी, तब भी मैं ये बात अच्छी तरह जानता था। आखिर वो याओची पवित्र भूमि का गौरव थी और संप्रदाय के शिष्य अक्सर उसके बारे में बातें किया करते थे। मैंने ये सब इतनी बार सुना था कि मुझे हर एक बात रटी हुई थी। लेकिन पता है तो मैं क्या करूं? क्या अब मुझे उसके लिए कोई जश्न मनाना चाहिए था? मेरी इस हद दर्जे की शांति ने बू छिंगवान को अपनी जगह पर पत्थर कर दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। जब उसे होश आया तो वो अंदर ही अंदर तिलमिला उठी। उसने मुझे घूरते हुए भारी आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल सही, मैं ही दक्षिणी छिंगजान प्रांत की सबसे महान औषधि गुरु हूँ। मैंने बस अपना सिर हिलाया और बहुत ही ठंडेपन से जवाब दिया, ओह। बू छिंगवान पल भर के लिए सुनने रह गई। उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। तुमने बस ओह कहा? उसने मुझे घूरते हुए पूछा। मैंने भी बड़ी अजीब नजरों से उसे वापस घूरा। हम दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को घूरते रहे। फिर बू छिंगवान ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें औषधि बनाना सिखा सकती हूँ। बू छिंगवान अंदर ही अंदर बहुत झुंझलाहट महसूस कर रही थी। आखिर वो दक्षिणी छिंगजान राज्य की नंबर 1 कीमियागर जो थी, खुद आगे बढ़कर एक नौसिखिए को सिखाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पीछे पड़कर मुझे सिखाने की भीख मांग रही हो। भला ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए दंग रह गया। मैंने पलकें झपकाई और बिल्कुल फीकी आवाज में जवाब दिया, ओह सच में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परम गुरु। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। सिर्फ मेरे शब्द सुनकर ऐसा लग रहा था मानो मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ, लेकिन असल में मेरी आवाज में कोई भाव ही नहीं था। मेरे चेहरे पर भी बस नाम मात्र की खुशी झलकी और पलक झपकते ही मेरे भाव फिर से बिल्कुल ठंडे हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को बहला रहा हूँ। बू छिंगवान तो पूरी तरह से सन्न रह गई। उसने तो सपने में भी ऐसे नजारे की उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा था कि मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा और गिड़गिड़ाकर उसे ये विद्या सिखाने की भीख मांगूंगा, लेकिन मेरा ये रूखा और लापरवाह रवैया, ये कैसे हो सकता है? कुछ पल तक हक्की बक्की रहने के बाद बू छिंगवान ने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, अगर मैंने इसे अपना असली हुनर नहीं दिखाया तो इसे कभी पता नहीं चलेगा कि नंबर 1 कीमियागर की हैसियत क्या होती है। अगले ही पल उसने अपना हाथ हवा में लहराया और मेरे आंगन में हवा से अचानक एक चांदी की भट्टी प्रकट हो गई। वो भट्टी बेहद सुंदर और शानदार थी। सुबह की धूप में उसकी चमकती हुई चांदी की रोशनी आंखों को चौंधिया रही थी। बू छिंगवान ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोली, तुमने अभी अभी कीमियागरी में कदम रखा है। भले ही तुमने बहुत सी पुरानी किताबें पढ़ ली हो, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि चाहे कोई भी काम हो, सिर्फ किताबों में पढ़ने और अपने हाथों से करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। 2-4 किताबें पढ़कर कभी भी अपने मन में घमंड मत पालना। बू छिंगवान को पक्का यकीन था कि मैं इतना शांत इसलिए हूँ क्योंकि मैंने याओची पवित्र भूमि में रखी हुई कीमियागरी की पुरानी किताबें पढ़ ली हैं और मुझे लगता है कि मैं इसमें माहिर हो गया हूँ। याओची पवित्र भूमि में उसी की वजह से कीमियागरी की अनगिनत दुर्लभ किताबें सुरक्षित रखी गई थी। आम शिष्यों को तो उनके दर्शन तक नसीब नहीं होते थे, लेकिन याओची में मेरा रुतबा कुछ खास था, इसलिए मुझे वो किताबें पढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं था। वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि उनमें से ज्यादातर किताबें उसी ने खुद लिखी थी।
इसलिए उसे लगा कि अब मेरे इस उतावलेपन और घमंड को दूर करना जरूरी है। मैं उसकी बातों में छिपी नसीहत समझ गया और मुझे ये भी एहसास हुआ कि मेरा पहले का जवाब बहुत ही रूखा था। मैंने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से मैं पूरी नम्रता के साथ आपसे सीखूंगा। मेरा बदला हुआ रवैया देखकर बू छिंगवान के बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, चलो लड़का समझदार है। सच कहूँ तो वो दिल ही दिल में मेरी काफी तारीफ करती थी। इतनी कम उम्र में ही मैंने उसके भटके हुए मन और अस्थिर शाही शक्ति को भांप लिया था। यहाँ तक कि मेरे बनाए हुए खाने में भी एक दिव्य ऊर्जा की झलक होती थी। मुझे एक बेजोड़ और होनहार प्रतिभा कहा जा सकता था। बस होनहार लोगों को अपना दिमाग और भी ज्यादा ठिकाने पर रखने की जरूरत होती है। एक बड़ी और गुरु होने के नाते उसका ये फर्ज बनता था कि वो मुझे सही राह दिखाए। बू छिंगवान की हथेली से एक पवित्र सफेद रोशनी निकलने लगी और उसने बड़े प्यार से कहा, मैं पहले तुम्हें एक बार करके दिखाती हूँ, तुम ध्यान से देखना। मैंने झट से हामी भरते हुए सिर हिलाया, जी बिल्कुल परम गुरु। आपको मेरी वजह से कष्ट उठाना पड़ रहा है, आपने सच में मेरे लिए बहुत जहमत उठाई है। मेरी ये चापलूसी सुनकर बू छिंगवान की मुस्कान और भी गहरी हो गई और अगले ही पल उसने वो सफेद रोशनी उस चांदी की भट्टी में डाल दी। भट्टी में से अचानक एक चांदी के रंग की आग धधक उठी। एक बेहद पवित्र और शुद्ध ऊर्जा की लहर मेरे चेहरे से टकराई। बू छिंगवान जड़ी बूटियां डालने ही वाली थी। वो कीमियागरी करते हुए मुझे सब कुछ समझाने वाली थी, लेकिन ठीक उसी वक्त मेरा दिमाग तो कहीं और ही भटक रहा था। ड्रैगन स्केल घास जहर को खत्म कर सकती है और पर्पल लाइट तियानलुओ शरीर को ताकत और पोषण देता है। इन दोनों को एक साथ मिलाना शायद ठीक नहीं रहेगा। दोनों के गुण एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। पर्पल लाइट तियानलुओ को तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन ड्रैगन स्केल घास को हटाना होगा। उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करना सही रहेगा? प्योर यांग क्लाउड लोड्स। हाँ, उसकी जगह प्योर यांग क्लाउड लोड्स बिल्कुल सही काम करेगा। बू छिंगवान अचानक से चौंक गई और पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी थी। क्या तुम मुझे ध्यान से कीमियागरी करते हुए देख रही हो? मैं अचानक से होश में आ गया। मैंने तुरंत माफी मांगी, मुझे माफ कर दीजिए महान पूर्वज। पेट भरा होने पर मेरा ध्यान अक्सर भटक जाता है। अब से मैं अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा। बू छिंगवान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हल्का पोषण, आक्रामक ऊर्जा, जहर को बेअसर करना और वानशियांग का परम रहस्य। वो कीमियागरी करते हुए हर कदम समझाती रही। हल्का पोषण, वानशियांग का परम रहस्य। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरा दिमाग फिर से ख्यालों में खो गया। कमी को पूरा करने के लिए नीले शेर की दहाड़ जैसी आक्रामक ऊर्जा की जरूरत होगी। आखिरकार बू छिंगवान के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपना काम रोक दिया और दांत पीसते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, क्या तुम सच में मेरी बात ध्यान से सुन भी रही हो या नहीं? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने मन ही मन सोचा, गड़बड़ हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसने ये भी भांप लिया? मैं तो इतने अच्छे से ध्यान लगाने का नाटक कर रहा था। उधर बू छिंगवान मेरे मन की बातें सुन रही थी। उसके होंठ गुस्से से फड़क रहे थे। वो अपने अंदर के उबलते गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने कई बार गहरी सांसें ली, तब जाकर खुद को शांत किया। जब मैंने देखा कि वो अपना गुस्सा दबा रही है, तो मैंने झेपते हुए वादा किया, मैं पक्का अब ध्यान नहीं भटकाऊंगा, सब कुछ बहुत ध्यान से देखूंगा। बू छिंगवान मुझे घूरती रही, लेकिन आखिरकार उसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने बहुत ही गंभीरता से कहा, मैं याओजी की महान पूर्वज हूँ। उम्र और रुतबे में तुमसे बड़ी हूँ। मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगी। कीमियागरी उतनी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। आंच में जरा सी भी ऊंच नीच या जड़ी बूटियों की मात्रा में थोड़ी सी भी गलती सारी मेहनत और दवा को राख में बदल सकती है। मुझ जैसे कीमियागर के सिखाने से तुम बहुत सी गलतियों और भटकाव से बच सकते हो। तो फिर अकेले अंधेरे में तीर चलाकर अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करना? उसकी बातों में बहुत सच्चाई और परवाह थी, जिससे मुझे भी अंदर से बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। एक महान सम्राट जो कभी दक्षिणी छिंगजान राज्य की नंबर 1 कीमियागर हुआ करती थी, वो अपना रुतबा भूलकर मुझे सिखा रही है और मैं उनकी बार बार ध्यान भटका रहा हूँ। ये सच में एक बहुत बड़ा अपमान है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई घमंड है, बात बस इतनी है कि मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं जो मैं बता नहीं सकता। मैंने पूरी गंभीरता से कहा, महान पूर्वज आप बेफिक्र रहें, अब से मैं अपना पूरा ध्यान इसी पर लगाऊंगा। मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा। बू छिंगवान अब जाकर संतुष्ट हुई और उसने फिर से कीमियागरी का प्रदर्शन शुरू किया। उसके एक हाथ में आग का नियंत्रण था और दूसरे हाथ से वो जड़ी बूटियों को संभाल रही थी। जड़ी बूटियां बिल्कुल सही निशाने के साथ भट्टी में जा रही थी। उसकी कला सच में बेमिसाल थी। इस बार उसे मेरे मन में कोई फालतू की बातें सुनाई नहीं दी, जिससे उसे अंदर से बहुत सुकून मिला। बस कुछ ही पलों में भट्टी से चांदी सी चमकती 3 जादुई गोलियां उड़कर बाहर आई और सीधे उसके नाजुक हाथों में आकर टिक गयी। बू छिंगवान ने थोड़े गुरूर के साथ मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरी हैरानी और तारीफ का इंतजार कर रही हो। मैंने दोनों हाथों से वो गोलियां ली और सच्चे दिल से कहा, महान पूर्वज आपकी कीमियागरी का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। मुझसे ही भूल हो गई थी जो मैंने घमंड दिखाया। मुझे इस तरह सच्चे दिल से नतमस्तक होते देखकर और मेरे मन में कोई भटकाव न पाकर आखिरकार बू छिंगवान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आंगन में एक खूबसूरत साया आकर उतरा। याओजी की पवित्र मालकिन ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महान पूर्वज वान दान पवेलियन के मालिक जी यांग को पता चल गया है कि आप ध्यान से बाहर आ गई हैं। वो खास तौर पर आपको बधाई देने और मिलने आए हैं। ये सुनते ही बू छिंगवान के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, वो बुढ़ा अभी तक जिंदा है। इतना कहने के बाद वो हवा में उड़ गई, लेकिन जाने से पहले उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। अभी जो दवा बनाने का तरीका सिखाया है उसे अच्छे से याद रखना और जमकर अभ्यास करना। मैं वापस आकर तुम्हारा टेस्ट लूंगी। ये चांदी की भट्टी दक्षिणी छिंगजान राज्य की सबसे बेहतरीन भट्टी है। तुम बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने भी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया।
यह नजारा देखकर याओ जी की पवित्र मालकिन मन ही मन हैरान रह गई। परम गुरु का मुझ पर सच में खास आशीर्वाद है। एक समय था जब कोई इस चांदी की भट्टी को छू तक नहीं सकता था, और आज उन्होंने मुझे इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। इसके बाद वो दोनों तुरंत संप्रदाय के मुख्य दरबार की ओर निकल पड़े। लेकिन गु चिंगवान अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उन्हें एक बार फिर मेरे मन की आवाज सुनाई दी। हल्का पोषण, जहरीला असर, अनंत रहस्य, प्रचंड ऊर्जा, ड्रैगन स्केल घास। अगर ड्रैगन स्केल घास की जगह प्योर यांग क्लाउड लोड्स का इस्तेमाल किया जाए तो प्रचंड ऊर्जा घास, इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए नीले शेर की दहाड़ की जरूरत पड़ेगी। और फिर इसके साथ इतना सुनते ही हवा में उनके कदम अचानक रुक गए। उन्होंने दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर शेन्युन चोटी की तरफ देखा, और वहाँ मैं खड़ा था। मेरे चेहरे पर पहले जैसा कोई सम्मान या अदब नहीं था। मैं उबासी लेते हुए अपनी बागुआ भट्टी की तरफ बढ़ रहा था, और मैंने उनकी उस चांदी की भट्टी को हाथ तक नहीं लगाया था। गु चिंगवान को पल भर में समझ आ गया कि मेरा वो सीधा सादा और आज्ञाकारी बनना सब एक नाटक था। गुस्से से भुनभुनाते हुए उन्होंने मन ही मन मुझे कोसा। एक पल के लिए तो लगा कि वापस आकर मुझे अच्छा मजा चखाएंगी, लेकिन आगे जी यांग खड़ा था, इसलिए उन्हें अपना वो गुस्सा घूंट की तरह पीना पड़ा। मन ही मन चिढ़ते हुए उन्होंने सोचा, छोटी कमीने, रुक जा। जब इस कीमियागरी में तेरा सिर चकराएगा ना, और जब तक तू 100 बार गिड़गिड़ाकर मुझसे भीख नहीं मांगेगा, मैं तुझे कुछ नहीं सिखाने वाली। उनके जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली और सुकून से अपनी दवाइयाँ बनाने पर ध्यान लगाने लगा। सच कहूँ तो मैं कोई घमंडी या बदतमीज नहीं हूँ, और न ही मैं गु चिंगवान की ताकत को कम आंक रहा था। वो पूरे दक्षिणी किंगझान राज्य की सबसे बेहतरीन कीमियागर हैं। उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। भले ही मैंने सिस्टम से कीमियागरी का सारा ज्ञान हासिल कर लिया हो, भले ही मैं इसमें माहिर हो गया हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हर किसी से कुछ न कुछ नया सीखा जा सकता है। मैं हमेशा पूरी नम्रता के साथ दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन परेशानी तो ये है कि मैं चाहकर भी उनका तरीका नहीं अपना सकता। दवा बनाते वक्त जिस शानदार और फुर्तीले तरीके से वो हवा में जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती है ना, वो मैं सीख ही नहीं सकता। मेरे पास चीजों को हवा में कंट्रोल करने की कोई जादुई ताकत नहीं है। उनका हुनर चाहे कितना भी कमाल का क्यों ना हो, मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है। मेरे पास मेरी अपनी एक खास तकनीक है जो मुझे सिस्टम से मिली है। ऐसा नहीं है कि मैं सीखना नहीं चाहता, बात बस इतनी है कि मैं वो सीख नहीं सकता। और अभी अभी मैंने गु चिंगवान के सामने जो दिखावा किया था, वो सिर्फ इसलिए था ताकि उन्हें बुरा ना लगे। और मैं जो बार बार उस दवा के नुस्खे के बारे में सोच रहा था ना, वो कोई मजाक नहीं था। मैं तो बस गु चिंगवान के लिए एक ऐसी दवा बनाना चाहता था जिससे उनकी वो पुरानी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। मेरे दिल में ये ख्याल उस बागुआ भट्टी को देखने के बाद अचानक ही आया था। सच कहूँ तो मेरे दिल में गु चिंगवान के लिए एक खास जगह है। वो बेहद खूबसूरत तो है ही, साथ ही उनका दिल भी बहुत बड़ा है जो सबके बारे में सोचता है। याओ जी के आसपास बसे आम शहरों के लोगों पर उनके अनगिनत एहसान हैं। आज जिस प्यार से उन्होंने मुझे सिखाया, उसने मेरे दिल को छू लिया। तो फिर जब मेरे पास कोशिश करने की ताकत है, तो मैं उनकी परेशानी दूर क्यों न करूं? मैंने तुरंत अपनी जादुई थैली से कई कीमती जड़ी बूटियां निकाली और अपनी बागुआ भट्टी में दवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ याओ जी के पवित्र मंदिर में गु चिंगवान बिना किसी भाव के नीचे खड़े एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को घूर रही थी। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि दक्षिणी किंगझान राज्य का आज का सबसे बड़ा कीमियागर जी यांग था। जी यांग ने ऊंचे सिंहासन पर बैठी गु चिंगवान को देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, 10,000 साल गुजर गए, महारानी का रुतबा और खूबसूरती आज भी वैसी ही है, लेकिन मैं एक जवान लड़के से अब बूढ़ा हो चला हूँ। गु चिंगवान ने बड़े ही रूखेपन से जवाब दिया, सीधे मुद्दे पर आओ, मुझे और भी कई जरूरी काम है। उनका पूरा ध्यान मेरी ही तरफ था। वो बस किसी भी तरह जल्दी से शेन्युन चोटी पर वापस लौटना चाहती थी, ताकि वो देख सके कि कैसे मैं दवा बनाने में फेल होता हूँ और उनके सामने मदद की भीख मांगता हूँ। जी यांग भी उनकी इस बेताबी को समझ गया था। उसने ताना मारते हुए कहा, आते वक्त मैंने देखा कि आप एक शिष्य को कुछ सिखा रही थी। लगता है उस लड़के का टैलेंट मुझसे कहीं ज्यादा होगा। एक वक्त था जब आपने मुझे नाकाबिल समझकर ठुकरा दिया था, तो यकीनन आपका ये नया होनहार चेला कुछ कमाल का ही होगा। सालों पहले जी यांग ने गु चिंगवान का शिष्य बनने के लिए बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि उसमें हुनर की कमी है। ये बात पूरे दक्षिणी किंगझान राज्य में आग की तरह फैल गई थी। और अब जब वो यहाँ का सबसे बड़ा कीमियागर बन चुका था, तो उसकी इन बातों में साफ साफ एक चुनौती और जलन छलक रही थी। दरबार में मौजूद हर इंसान ने जैसे ही ये सुना, सबके चेहरों पर चटपटी गॉसिप वाली मुस्कान आ गई, लेकिन गु चिंगवान के चेहरे पर उलझन थी और वो बोली, क्या मैंने सच में कभी ऐसा कहा था? जी यांग का सब्र अचानक टूट गया। वो अपनी छड़ी के सहारे खड़ा हुआ और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, सालों पहले तुमने मेरा जो अपमान किया था ना, वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। गु चिंगवान ने अपनी भौहें जताई और अचानक समझते हुए बोली, ओह, तो उस समय वान दान पवेलियन ने जो याओ जी के खिलाफ बगावत की थी, उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था। सच कहूँ तो मैं ये बात बिल्कुल भूल ही गई थी। वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। सालों पहले हुई वो घटना उसके लिए सच में कोई मायने नहीं रखती थी। वो इसे कब तक भुला चुकी थी। ये सुनकर जी यांग का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। 10,000 सालों से जिस नफरत की आग में वो जल रहा था, गु चिंगवान की नजरों में उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। गु चिंगवान अपनी जगह से उठी और बोली, अगर और कोई काम नहीं है तो तुम जा सकते हो। मुझे अपने शिष्य को ट्रेनिंग भी देनी है। उसे उन पुरानी बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा ध्यान बस जल्द से जल्द शेन्युन पीक वापस जाने पर था। उसकी इस बेरुखी ने जी यांग के गुस्से में घी डालने का काम किया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम कितनी घमंडी हो। तुम बस ये मानने से डरती हो कि तुमने मुझे पहचानने में गलती की थी।
आज मैं संत स्तर की गोलियां बना सकता हूँ, जो काम तुम तक नहीं कर सकती। मैं हूँ इस नानशिंग ज़ानजू का असली और सबसे महान अल्केमिस्ट। ये कहते हुए उसने सोने सी चमकती हुई एक लकड़ी की डिब्बी निकाली। उसकी खूंखार नजरें सीधे गु छिंगवान पर गड़ी थी। उसकी मौत का समय करीब आ चुका था, इसलिए उसे अब जान जाने का कोई डर नहीं था। मुझे मारना चाहती हो तो करो वार। सालों पहले मैं तुम्हारी पूजा करता था, लेकिन तुमने मेरी काबिलियत से जलकर मुझे ही कुचल दिया, और आज मेरा एक संत स्तर का अल्केमिस्ट बनना तुम्हारे मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। जी यांग की वो पागलों जैसी चीख पूरे दरबार में गूंज उठी। वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह गया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि जी यांग और गु छिंगवान के बीच इतनी पुरानी और गहरी दुश्मनी है। जब सबको लगा कि गु छिंगवान का दिल शायद पसीज जाएगा, अभी अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपना माथा पीटा और झुंझलाते हुए बोली, अरे हाँ, अब समझ में आया। उस लड़के का शरीर तो एक आम इंसान का है, वो मेरे तरीके से अलकमी सीख ही नहीं सकता। तभी मैं सोचूं कि उसका ध्यान बार बार क्यों भटक रहा था। 10,000 सालों की तपस्या ने मेरा दिमाग ही सुन्न कर दिया है। ये देखकर पूरा दरबार एक बार फिर से सदमे में चला गया। जी यांग के गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो चीखते हुए बोला, तुम एक मामूली इंसान को सिखा रही हो? क्या मैं उस समय एक आम इंसान से भी गया गुजरा था? गु छिंगवान ने अब जाकर अपनी नजरें उस पर डाली। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और चेहरे पर चिढ़ साफ झलक रही थी। तुम्हारी इस घटिया और मतलबी शक्ल को देखकर मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाया। उस समय तुमने जो फसाद खड़ा किया था, उसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, और आज तुम फिर से मेरे सामने बकवास कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती? जी यांग के दिल में बैठी नफरत अब उसके पुराने लगाव से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, शौक से मार दो, लेकिन हर 1000 साल में खुलने वाले उस रहस्यमयी लोक में अब याओची पवित्र भूमि कभी हिस्सा नहीं ले पाएगी। भले ही तुम मेरी जान ले लो, अंजाम बदलने वाला नहीं है। वो जमाना लग गया जब तुम्हारे इशारों पर दुनिया नाचती थी। आजकल इस नानशिंग ज़ानजू में सिर्फ वान दान पवेलियन का सिक्का चलता है। याओची के पवित्र गुरु ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी महारानी और याओची पवित्र भूमि को धमकी दो? जी यांग वापस अपनी जगह पर बैठ गया और ठंडी आवाज में बोला, धमकी? क्या तुम लोग जानते भी हो कि इस बार उस रहस्यमयी लोक में सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास पवित्र वस्तु हो? ये सुनकर गु छिंगवान और पवित्र गुरु दोनों सन्न रह गए। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी। जी यांग हंसा, जाहिर सी बात है तुम्हें नहीं पता होगा। ये बात सिर्फ सबसे ताकतवर गुटों को ही पहले से पता थी। आज के समय में इस पूरे नानशिंग ज़ानजू में सिर्फ 5 ऐसे संप्रदाय हैं जिनके पास वो पवित्र वस्तु है, और हमारा वान दान पवेलियन ऐसी 2 पवित्र वस्तुओं का मालिक है। ये सुनते ही उन तीनों को बात समझ में आ गई कि उसके पास भी एक पवित्र वस्तु है। गु छिंगवान ने तुरंत उसे छीनने का मन बना लिया, लेकिन जी यांग पहले से ही इसके लिए तैयार था। मैं उस पवित्र वस्तु को अपने साथ नहीं लाया हूँ, इस डिब्बे में बस उसकी एक परछाई है। गु छिंगवान का चेहरा गुस्से और उलझन से पीला पड़ गया। हर 1000 साल में खुलने वाला वो रहस्यमयी लोक, ये याओची के पुराने गौरव को वापस लाने की कुंजी है। उसका अपना सम्राट का हृदय डगमगा रहा है और उस पर राक्षसी प्रभाव हावी हो रहा है। उसके पास अब ज्यादा जीवन नहीं बचा है। अगर वो इस बार चूक गई तो अगली बार जब रहस्यमयी दुनिया खुलेगी तो शायद याओची का वजूद ही मिट जाए, और क्या मैं उसे ठीक कर पाऊंगा यह अभी भी पक्का नहीं है। याओची को उस रहस्यमयी दुनिया में जाना ही होगा, लेकिन पवित्र वस्तु पर वानदान पवेलियन का कब्जा है। वो पूरे दक्षिणी चिंगझान क्षेत्र से दुश्मनी भी नहीं ले सकती, और तो और अब शायद वहाँ एक से ज्यादा महान सम्राट मौजूद हो। वो खुद भी अभी सिर्फ एक नकली सम्राट के स्तर पर है। तभी जी यांग की आवाज फिर से गूंज उठी, मुझसे नफरत के साथ गिड़गिड़ाकर भीख मांगो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कभी तुम्हारे सामने शिष्य बनने के लिए घुटने टेके थे। मुख्य कक्ष में खामोशी छा गई। गु छिंगवान ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसके अंदर के राक्षसी प्रभाव को खत्म करने की बस एक ही उम्मीद बची थी, लेकिन इस बार इस रहस्यमयी दुनिया का संकट ऐसा लग रहा था जिसका कोई समाधान नहीं है। तभी अचानक एक भारी और रहस्यमयी गूंज पूरे याओची पवित्र भूमि में गूंज उठी। जी यांग का घमंड और गु छिंगवान की घबराहट पल भर में ही हवा हो गई। दोनों के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। ये तो किसी पवित्र वस्तु के प्रकट होने का संकेत था। भला कोई पवित्र वस्तु याओची पवित्र भूमि में क्यों प्रकट होगी? और फिर दवा की एक बेहद गहरी और जादुई महक चारों तरफ फैल गई। ये तो एक पवित्र स्तर की दवा थी। गु छिंगवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने झटके से एक तरफ अपना सिर घुमाया, और वो दिशा ठीक शैन्यू शिखर की थी जहाँ मैं मौजूद था। आसमान और जमीन के बीच यह अजीब नजारा देखकर सबने मान लिया कि कोई पवित्र वस्तु प्रकट होने वाली है। उनके सामने से याओची पवित्र भूमि का मुख्य कक्ष गायब हो गया और सब एक विशाल बादलों के समुद्र के बीच खड़े थे। आसमान में लगातार रंग बिरंगे बादल छाने लगे और आसमान को पार करते हुए एक के बाद एक इंद्रधनुष नजर आने लगे। यह नजारा इतना खूबसूरत था कि सब लोग हैरानी से बस चारों ओर देख रहे थे। अभी एक दिव्य पक्षी की तेज और सुरीली आवाज आसमान में गूंज उठी, और बादलों के बीच से एक जादुई फिनिक्स उड़ता हुआ बाहर आया। उसके पंखों से शानदार रोशनी निकल रही थी। कुछ पल हवा में उड़ने के बाद वो वापस उन गहरे बादलों में छिप गया। ऐसा सपने जैसा नजारा देखकर सब लोगों को यकीन हो गया कि यह जगह कोई और नहीं बल्कि एक पवित्र दुनिया है। इसी वजह से ऐसा चमत्कार हो रहा है। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस पवित्र दुनिया में से किसी चीज के जलने की हल्की हल्की बदबू आ रही थी। अगर कोई यहाँ दवा बना रहा होता तो पूरी याओची पवित्र भूमि में वो सिर्फ शैन्यू शिखर की दिशा से हो सकता था, जबकि वहाँ कोई दवा बनाने की जगह ही नहीं है, और वहाँ दवा बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं था। गु छिंगवान को पल भर में ही सारी बात समझ आ गई। उसके बगल में खड़ा जी यांग भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए उसी तरफ देखने लगा। उसे भी समझ तो आ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो।
जी यांग इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि दक्षिणी चिंगझांग क्षेत्र में सच में कोई ऐसी पवित्र स्तर की दवा बना सकता है। वो अपने दिल में ये बात अच्छी तरह जानता था कि एक पवित्र स्तर की दवा बनाना आखिर कितना मुश्किल काम होता है। जब वू छिंगवान होश में आई तो उसका ध्यान जी यांग और उस रहस्यमय दुनिया से पूरी तरह हट चुका था। वो बस तुरंत शान्यू शेखर लौटना चाहती थी, ये देखने के लिए कि आखिर मैंने वहाँ क्या चमत्कार कर दिया है कि मैंने एक पवित्र स्तर की दवा तक बना डाली। और अगले ही पल वो तेजी से मुख्य कक्ष से बाहर निकल गई। जी यांग और याओची के पवित्र गुरु सहित बाकी लोग भी जल्दी से उसके पीछे पीछे भागे। उधर शान्यू शेखर पर मैं अपने राग से सने चेहरे के साथ भट्टी से बाहर आया। मेरे हाथ में एक बिल्कुल काली सी दवा थी जो किसी भीड़ की बड़ी सी मेमनी जैसी दिख रही थी। मैं सीढ़ी पर खड़ा था और अपना हाथ उठाकर सूरज की रोशनी में उस दवा को गौर से देख रहा था। मेरे अंदर बहुत निराशा भरी थी। अभी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। पहली बार दवा बनाना मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा मुश्किल और घबराहट वाला था और आखिर में मैं सिर्फ यह अजीब सी दिखने वाली चीज ही बना पाया। मैं अपने हाथ में उस औषधि को देखकर एकदम झल्लाया हुआ था और मन ही मन बुदबुदा रहा था कि क्या ये चीज खाने लायक भी है। कहीं इसे खाकर वू छिंगवान को कुछ हो न जाए। 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद तो वो महान सम्राट बनी है। माना कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है, फिर भी वो कम से कम 3 साल और तो जी ही सकती है। कहीं मेरी इस औषधि को खाकर उनकी जान ही न चली जाए। ये सब सोचते हुए मैंने मुंह बनाया और ज्यादा सोचना बंद कर दिया। मैंने तय किया कि मैं एक नई औषधि बनाऊंगा। इस भद्दी सी दिखने वाली चीज को अगर बाहर ले गया ना तो डर है कि कोई इसे छूना भी पसंद नहीं करेगा। इस पर सिर खपाने से अच्छा है कि शुरुआत से फिर से बनाया जाए। मैंने लापरवाही से उस औषधि को डाइनिंग टेबल पर फेंक दिया और फिर से जड़ी बूटियां तैयार करने लगा। वैसे मेरे पास जड़ी बूटियों की कभी कोई कमी नहीं रही। मेरी वो खूबसूरत गुरु जब भी लौट कर आती हैं तो मेरे लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां ले ही आती हैं। जैसे ही मैं दोबारा औषधि बनाने लगा, अचानक एक खूबसूरत परछाई आंगन में आ उतरी। वो कोई और नहीं बल्कि वू छिंगवान थी। उन्होंने सीढ़ी पर चढ़े हुए मेरी तरफ नजरें उठाकर देखा और हैरानी से पूछा, क्या तुमने अभी कोई औषधि बनाई है? उन्हें इतनी जल्दी वापस आया देख मैं थोड़ा सकपका गया। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जी, क्या हुआ? बात करते करते मैंने देखा कि आसमान से एक और दल उड़ता हुआ आ रहा है। उनके आगे आगे याओची के पवित्र स्वामी और एक बुजुर्ग उड़ रहे थे। वो सब आंगन में नहीं उतरे, बस हवा में ही लटके रहे। वू छिंगवान के चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने सीधे पूछा, कहाँ है वो औषधि? जरा मुझे दिखाओ तो। मैं एक पल के लिए सुनने रह गया। वो औषधि दिखने में इतनी भद्दी थी कि मुझे उसे बाहर निकालने में वाकई बड़ी शर्म आ रही थी। मुझे खामोश देखकर बेताब वू छिंगवान सीधा हवा में उछली और मेरा कॉलर पकड़कर मुझे सीढ़ी से नीचे खींच लिया। उनकी ये बेचैनी देखकर मेरे मन में शक पैदा होने लगा, कहीं मुझसे कोई भारी गलती तो नहीं हो गई। मैंने बिना कोई और देरी किए पास ही टेबल पर रखी उस औषधि की तरफ इशारा किया और जल्दी से कहा, यही है वो पूर्वज। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? वू छिंगवान ने मेरे इशारे की तरफ देखा और अगले ही पल वो काली सी औषधि उनके हाथ में आ गई। उन्होंने कुछ देर तक उसे बहुत गौर से देखा और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये वाकई में एक पवित्र स्तर की औषधि थी। भले ही ये जी यांग की औषधि जितनी चमकदार और खूबसूरत नहीं थी और दिखने में तो बेहद भद्दी और बदसूरत थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि ये 100% पवित्र स्तर की औषधि थी। हवा में मौजूद जी यांग ने भी जब उस औषधि को ध्यान से देखा तो उसे भी उसके स्तर का अंदाजा हो गया। वो मुझे ऐसे घूर रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। इतनी कम उम्र में पवित्र स्तर की औषधि बनाना भला कैसे मुमकिन है? अब वू छिंगवान भी अपने चेहरे के भावों को नहीं छिपा सकी और उनके चेहरे पर एक सच्ची प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। मैं बगल में खड़ा ये सब एकदम कंफ्यूज होकर देख रहा था। मुझे बस उनका ये रवैया बहुत अजीब लग रहा था। तभी वू छिंगवान ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और मेरा कान मरोड़ दिया और नखरे दिखाते हुए बोली, तू वह लड़के ऊपर से कहता है कि तूने कभी औषधि बनाने की कोशिश तक नहीं की। सच सच बता मुझे। कान मरोड़े जाने की वजह से मुझे काफी दर्द हो रहा था तो मैं जल्दी से दर्द से कराहते हुए बोला, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। पहले आप मेरा कान छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। वू छिंगवान की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उन्होंने अभी भी मेरा कान पकड़ा हुआ था। तो इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला था? ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने दांत पीसते हुए कहा, पहले आप मुझे छोड़िए, अगर नहीं छोड़ेंगी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वू छिंगवान अचानक से चौंक गई और फिर झट से उन्होंने मेरा कान छोड़ दिया। यही नहीं, वो अपने हाथों से मेरे कान को सहलाने लगी और उनकी आवाज भी एकदम नम पड़ गई। दूर खड़े याओची के पवित्र स्वामी ये नजारा देख रहे थे और उनके चेहरे के भाव और भी ज्यादा अजीब हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जी यांग का चेहरा गुस्से से लाल था और वो जलन की आग में जल रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा और अचानक से वू छिंगवान के बदलते हुए बर्ताव को देखने लगा। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं सच में पहली बार औषधि बना रहा हूँ। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। वू छिंगवान ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई दिखावा न कर रहा हूँ। फिर उसने अपने हाथ में रखी उस औषधि को देखा। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह सन्न रह गई थी। अगर वाकई में यह मेरी पहली बार बनाई गई औषधि थी तो सीधा एक सर्वोच्च स्तर की परम औषधि बना देना, ऐसी काबिलियत सच में होश उड़ा देने वाली बात थी। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को उस औषधि के अंदर भेजा और पल भर में ही एक बेहद विशाल और दिव्य ऊर्जा ने उसे घेर लिया। यह ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सुबह के उस सादे दलिया में महसूस हुई थी। मुझे देखने का वू छिंगवान का नजरिया और भी उलझन भरा हो गया। वो जान गई थी कि मेरे अंदर एक खास तरह की दिव्य ऊर्जा है, लेकिन मुझे खुद इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। वो इस वक्त मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहती थी ताकि कहीं मैं उससे कुछ छिपाने न लगूं। अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये सर्वोच्च स्तर की परम औषधि थी। इसके होने से याओची की पवित्र भूमि के लोग उस रहस्यमय दुनिया में कदम रख सकेंगे जहाँ अनगिनत और बेशकीमती खजाने मिल सकते हैं। ये औषधि मैंने बनाई थी
पर मुझे इसकी असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। बू छिंगवान चाहती तो इसे चुपचाप ले जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा करना सही नहीं समझा। वो मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता कायम रखना चाहती थी, इसलिए वो मुझे धोखे में नहीं रखना चाहती थी। और वैसे भी ये औषधि मैंने खास तौर पर उसकी पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए ही तो बनाई थी। बू छिंगवान ने मेरी तरफ देखा और बड़ी संजीदगी से पूछा, क्या तुम यह औषधि मुझे तोहफे में दे सकते हो? मुझे लगा कि उसे अपना शरीर ठीक करने के लिए इसकी जरूरत है, तो मैंने कह दिया, ये तो वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। लेकिन जैसे ही ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले, मैंने झट से अपनी बात पलट दी ताकि अपने दिल की बात को छिपा सकूं। मेरी इस घबराहट को देखकर बू छिंगवान के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने मेरी बात नहीं काटी, बस इतना कहा, ठीक है तो फिर मैं इसे रख लेती हूँ। मैंने हामी भरते हुए सिर हिलाया और फिर पूछा, तो क्या अब मैं आगे और औषधि बनाऊं या फिर तुम्हारे कहे मुताबिक साधना करना सीखूं? ये सुनकर बू छिंगवान ने कहा कि उसे याओजी के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और मुझे अपने काम पर ध्यान देने को कहा। मैंने चैन की सांस ली और फिर से अपनी जड़ी बूटियां छांटने लगा। मेरे दिल में अभी भी उस बात की चिढ़ थी कि उसने कैसे मेरे कान खींचे थे। बू छिंगवान मेरे दिल की ये भड़ास सुन रही थी और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो फिर से मेरे पास आकर बैठ गई और धीमे से मुझसे माफी मांगने लगी। उसकी इस हरकत से मारे शर्म के मेरे कान लाल हो गए। मैं जल्दी जल्दी जड़ी बूटियां समेटकर जादुई भट्टी की तरफ बढ़ गया ताकि उससे नजरें न मिलानी पड़े। मेरी इस जेब को देखकर बू छिंगवान लगातार मुस्कुराई जा रही थी। उसका मुझ पर भरोसा और भी पक्का हो गया था। वो बस आगे बढ़कर जड़ी बूटियां छांटने में मेरी मदद करने ही वाली थी कि अचानक उसके चेहरे के भाव एकदम ठंडे पड़ गए। उसने मुड़कर आसमान की तरफ देखा जहाँ जियांग गुस्से में उबल रहा था। उसकी वो पहले वाली सारी नरमी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बू छिंगवान का चेहरा एकदम भावहीन था और पलक झपकते ही वो जियांग के सामने जा खड़ी हुई। उसके शरीर से एक महान शासक का खौफनाक दबाव फूट पड़ा, जिससे जियांग और वान दान मंडप के सभी लोगों की रूह कांप गई। उसने कहा, मैं अभी तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, जिसमें जरा भी भावना नहीं थी। जियांग ने दांत पीसते हुए उस भयानक दबाव का सामना किया और गुस्से से चिल्लाया, अगर हिम्मत है तो मार डाल मुझे, मैं मौत से कब डरा हूँ। बू छिंगवान के होठों पर एक घमंड और तिरस्कार से भरी मुस्कान तैर गई। उसने हिकारत भरे लहजे में कहा, मौत तो हमेशा से सबसे आसान छुटकारा रही है। तुम्हारी जिंदगी के वैसे भी चंद ही दिन बचे हैं। तुमने अपना खून पसीना एक करके 10,000 सालों में इस वान दान मंडप को खड़ा किया है। अब बस आंखें खोलकर देखते रहो कि कैसे ये तुम्हारी आंखों के सामने तिनका तिनका होकर बिखरता है और आखिर में तुम्हारे साथ ही मिट्टी में मिल जाता है। इतना कहकर वो पलटी और उड़कर वापस शेन्युन चोटी की तरफ लौट आई और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखाओ। जियांग बस उसकी जाती हुई पीठ को घूरता रह गया। दांत पीसते हुए और गुस्से से कोसते हुए याओजी के स्वामी तुरंत आगे आए। उन्होंने जियांग और उसके साथियों को याओजी से जाने का इशारा किया। जैसे ही जियांग और उसके लोग जाने वाले थे, तभी आसमान और जमीन के बीच एक बार फिर गड़गड़ाहट गूंज उठी और पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर गया। एक दिव्य पक्षी फिर से प्रकट हुआ और एक और परम दिव्य औषधि के बनने का अद्भुत नजारा चारों ओर छा गया। जियांग अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। उसका दिल हैरानी से धड़क रहा था। परम दिव्य औषधि इतनी आसानी से कैसे बन सकती है? शेन्युन शिखर पर मैंने अपने हाथ में चमकती हुई सुनहरी औषधि को देखा और आखिरकार मेरे चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई। चलो इस बार कम से कम एक ढंग की औषधि तो बन ही गई। बगल में खड़ी बू छिंगवान तो खुशी से पागल हो रही थी। भी कुछ देर पहले ही मेरे औषधि बनाने का अजीब तरीका देखकर जब मैं आधा जादुई भट्टी के अंदर घुसा हुआ था, मुझमें एक महान वैद्य वाला कोई हाव भाव नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सच में एक बार फिर परम दिव्य औषधि बना ही ली। वो पूरी उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी, बस यही चाह रही थी कि मैं तुरंत वो औषधि उसे दे दूं ताकि उसके शरीर की पुरानी बीमारी ठीक हो सके। लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था, हमारी जान पहचान को तो अभी बस एक ही दिन हुआ है। इतनी जल्दी अपनी बनाई औषधि उसे दे दूंगा तो शायद वो इसे स्वीकार न करे। बेहतर होगा कि जब हम थोड़ा और घुल मिल जाएं, तब मैं उसे ये दूं। यही सोचकर मैंने वो औषधि वापस रख ली। बू छिंगवान थोड़ी उदास तो हुई, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। आखिर हम दोनों अभी तो मिले थे। वो आराम से इंतजार करने को तैयार थी। औषधि को सुरक्षित रखने के बाद मैंने डरते डरते परम गुरु से पूछा, तो क्या अब हम अपनी साधना शुरू करें? बू छिंगवान ने हाथ हिलाकर मना किया और कहा कि वो पहले मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को देखना चाहती है ताकि वो मेरे हिसाब से साधना का सही तरीका ढूंढ सके। ये सुनकर मैंने एक बड़ी सी अंगड़ाई ली और सीधा अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गया। ये देखकर बू छिंगवान तो बस हक्की बक्की रह गई। इसके बाद अगले 10-15 दिनों तक बू छिंगवान शेन्युन शिखर के आंगन में ही डटी रही और एक पल के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने भी अपना एक पक्का रूटीन बना लिया था। सुबह उठकर काम करना, आंगन साफ करना, फिर वापस जाकर सो जाना और दोपहर में उठकर खाना बनाना। दोपहर के बाद या तो मैं थोड़ी देर झपकी लेता या फिर पहाड़ के बीच बने अपने सब्जियों के बगीचे में काम करने चला जाता। शाम को रात का खाना बनाता और खाने के बाद खाना पचाने के लिए टहलने निकल जाता। कभी कभी थोड़ी बहुत औषधि बना लेता और फिर जल्दी सो जाता। बू छिंगवान मुझे दिन भर बस खाते, सोते और काम करते देखती थी, जैसे मुझमें साधना करने का कोई नामोनिशान ही न हो। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने कभी मेरे बीच में दखल नहीं दिया। दिन रात साथ रहने की वजह से मेरे मन से भी उसके लिए सारा डर और झिझक खत्म हो गई। हम दोनों का रिश्ता गहरा हो गया था और अब हम काफी खुलकर बात करने लगे थे। बस एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। बू छिंगवान ने तो कहा था कि वो मुझे अमर होने की साधना सिखाएगी, लेकिन उसने कभी साधना का जिक्र तक नहीं किया। उल्टा वो रोजाना बस मेरे आसपास ही घूमती रहती थी। मैं जो करता वो भी वही करती। कभी कभी तो वो मेरे साथ बर्तन भी धो देती और छोटे मोटे काम करवा देती थी। बस कभी कभार वो नानछिंग झांझू के अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं से मिलने जाती थी। बाकी पूरा समय वो मेरे साथ ही रहती थी।
मुझे तो शक होने लगा था कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। एक दिन सुबह बू छिंगवान ने अपना नाश्ता खत्म किया और कुर्सी पर मजे से लेटे हुए मुझसे बोली, दोपहर में कल वाला मसालेदार भुना हुआ गोश्त बनाना, ठीक है? मैंने उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, अरे कोई रोज रोज गोश्त कैसे खा सकता है, और ऊपर से सामान लाने यूनशेन नगर भी जाना पड़ेगा, आने जाने में बहुत झंझट है। बू छिंगवान तुरंत मुंह फुलाते हुए बोली, कैसा झंझट? मैं तुम्हें पल भर में वहाँ ले जा सकती हूँ। चलो दोपहर में हम दोनों साथ में नगर घूमने चलेंगे। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई और उसकी चालाकी पकड़ते हुए कहा, गोश्त खाने का तो बस बहाना है, असल में तो तुम्हारी नजरें नगर में मिलने वाले चाशनी वाले फलों पर हैं। अगर तुम्हें खाना ही है मैं इसे यहीं बना सकता हूँ और स्वाद तो बस लाजवाब होगा। कल जब हम यूनेक्सियन शहर घूम रहे थे तो शुरुआत में वो तांगहुलू खाने में नखरे दिखा रही थी, पर आखिर में ऐसे मजे से खा रही थी, यहाँ तक कि रात को छुपके से 2 और ले आई। बू छिंगवान की चोरी पकड़ी गई। वो खुशी से सिर हिलाने लगी और कहने लगी कि वो मेरी मदद करेगी। मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, यार ये पूरा दिन बस खाने के बारे में ही सोचती रहती है। बिल्कुल नहीं लगता कि ये 10,000 साल तक तपस्या करने वाली कोई महान सम्राट है। बू छिंगवान शायद मेरे मन की बात समझ गई। उसने हल्का सा खांसा, फिर गंभीर होकर बोली, जरूरी काम तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। इन दिनों तुम्हारी रूटीन को देखकर मैंने खास तुम्हारे लिए एक तलवारबाजी की तकनीक बनाई है। आज मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगी। तलवार चलाना। मैंने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और मन में सोचा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी तलवारबाजी पहले से ही बहुत खतरनाक है और सच कह रहा हूँ, मैं कोई डींगे नहीं हाँक रहा। आज से 7-8 साल पहले ही सिस्टम ने मुझे 10-12 तलवारबाजी की गुप्त किताबें दी थी। वो सारी किताबें मैं कब तक रट चुका हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनसे जुड़ी मानसिक तकनीकें और तलवार की असली ताकत, वो सब भी मैंने परफेक्शन के लेवल तक सीख ली है। हालांकि मैंने कभी अपनी तलवार की ताकत से उन तकनीकों को आजमाया नहीं है और नहीं कभी उनका पूरा दम अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो कोई मामूली तकनीकें नहीं है। कम से कम अब तक तो मैंने अपनी तकनीकों से ज्यादा तेज और खतरनाक मूव्स कहीं नहीं देखे। हाँ, मैं कोई घमंडी या पागल इंसान नहीं हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि शेर को सवा शेर मिलता ही है। मैंने शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवारबाजी नहीं देखी, शायद इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं शेन्यून चोटी पर ही पड़ा हूँ, कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। मेरी सोच थोड़ी सीमित हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास जो तलवारबाजी है ना, वो भले ही दुनिया में नंबर 1 न हो, लेकिन टॉप क्लास जरूर है। इसीलिए बू छिंगवान से तलवारबाजी सीखने वाली ये जो बात है, मुझे ये बिल्कुल फालतू लग रही है। इतना टाइम बर्बाद करने से तो अच्छा है कि मैं जाकर तांगहुलू की कुछ और स्टिक्स बना लूं। सच बताऊं तो बू छिंगवान खुद भी मुझे तलवारबाजी सिखाने के लिए कोई मरी नहीं जा रही थी। वो बस ये नहीं चाहती थी कि मैं उसे हमेशा एक मुफ्तखोर समझूं। और वैसे भी उसने पहले ही दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रखा है कि वो मेरी ताकत बढ़ाने वाली है। ये बात पूरे याओची पवित्र स्थल में सबको पता है। उसे शेन्यून चोटी पर आए करीब आधा महीना हो चुका है और पूरा दिन वो बस मेरे साथ खाती पीती रहती है। मुझे एक भी तकनीक नहीं सिखाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो याओची के वो चेले जो मुझे पसंद करते हैं, पता नहीं पीठ पीछे क्या क्या बातें बनाएंगे। और जहाँ तक मेरे तलवारबाजी न सीखने के बहानों का सवाल है, बू छिंगवान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे पहले से ही यकीन था कि मेरी तलवारबाजी अच्छी है। आखिर मैं वो इंसान हूँ जिसने पहली ही बार में पवित्र स्तर की जादुई दवा बना दी थी। बस बात ये है कि तलवारबाजी और दवा बनाना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। दवा बनाने का तरीका फिक्स होता है, इसमें आप दूसरों से बहुत कम सीख सकते हैं, सब कुछ आपके अपने टैलेंट पर निर्भर करता है। लेकिन तलवारबाजी का ऐसा नहीं है। अगर आपकी खुद की तलवारबाजी अच्छी भी हो, तब भी आप दूसरों के मूव्स देखकर नए आइडियाज और नई तकनीकें सीख सकते हैं। हुनर तो जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। और तो और बू छिंगवान अब मुझे जो दिखाने वाली थी वो कोई आम तलवारबाजी नहीं थी। ये वो मास्टर टेक्निक थी जो उसने सम्राट के स्तर तक पहुंचने पर खुद बनाई थी। पूरे दक्षिणी छिंगजान महाद्वीप में देख लो, ये सबसे खतरनाक और ताकतवर तलवारबाजी में से एक मानी जाती है। बू छिंगवान को उठकर तलवारबाजी दिखाने के लिए तैयार होते देखकर मैंने झट से बहाना बनाते हुए कहा, अरे रहने दो ना यार, मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। तलवार चलाने के लिए जादुई ऊर्जा चाहिए होती है और ऊर्जा के बिना चाहे तलवारबाजी कितनी भी बेहतरीन क्यों न हो, बिना ताकत के बेकार है। बू छिंगवान ने एक ही नजर में मेरा बहाना पकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे घूरा और साफ साफ कह दिया, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा आध्यात्मिक शक्ति पाना तो बस वक्त की बात है, पहले चुपचाप तलवारबाजी सीखो। ये कहकर वो मन ही मन थोड़ी बेबस महसूस करने लगी। अगर किसी और को पता चलता कि एक महान साम्राज्य खुद तलवारबाजी सिखा रही है तो वे खुशी से दौड़े चले आते। और एक मैं हूँ जो हर बार नखरे दिखाता है, जैसे मानो वो मेरे आगे गिड़गिड़ा रही हूँ कि सीख लो। बू छिंगवान की ये जिद देखकर मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। हार कर मैंने जल्दी जल्दी मेज से बर्तन हटाए और आंगन को साफ किया। फिर एक छोटा स्टूल खिसकाकर कोने में बैठ गया। बू छिंगवान पहले से ही आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जिससे हल्की सफेद चमक निकल रही थी। तैयार हो? उसने मेरी तरफ देखकर पूछा। मैंने तुरंत ऐसे दिखाया जैसे मैं बहुत उत्साहित हूँ और जोर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत बोर हो रहा था। पिछले 10-15 दिनों से साथ रहते हुए बू छिंगवान को अब मेरे मन और मुंह की अलग अलग बातों की आदत हो चुकी थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा सहनशील हो गई थी। उसने मन ही मन मुझे कमीना कहा और बात को वहीं छोड़ दिया। आंगन में बू छिंगवान ने एक गहरी सांस ली और तलवारबाजी का प्रदर्शन शुरू किया। उसने जरा सी भी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ बुनियादी दांव पेचों को धीरे धीरे करके दिखाया। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरे चेहरे की सारी बोरियत और आलस पल भर में गायब हो गए और मेरी आंखें चमक उठी।
अपने प्रदर्शन में मग्न वू छिंगवान ने मेरे चेहरे के बदलते भावों को तुरंत भांप लिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और मन में एक अजीब सा गरुड़ छा गया। उसे लगा कि आखिरकार इस महान तलवारबाजी के रुतबे ने मुझे अपना दीवाना बना ही लिया। उसने फालतू के ख्यालों को झटका और पूरे ध्यान से दांव पेंच दिखाने लगी। तभी उसके कानों में मेरी लगातार आ रही तारीफों की आवाजें पड़ने लगी और ये तारीफें मेरे मुंह से नहीं बल्कि मेरे दिल की गहराइयों से निकल रही थी, एकदम सच्ची। ये जानकर कि मुझे उसकी तलवारबाजी सच में पसंद आ गई है, वू छिंगवान का दिल खुशी से झूम उठा। उसके शांत चेहरे पर धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान खिलने लगी, जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। अभी उसका प्रदर्शन पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक वू छिंगवान के दांव पेंच उलझने लगे और पहले जैसी वो रफ्तार और खूबसूरती गायब हो गई। उसका सारा रुतबा भी फीका पड़ गया और वो किसी नौसिखिए जैसी लगने लगी। उसकी धड़कनें मेरे इस रिएक्शन की वजह से पहले ही तेज हो चुकी थी और उसका ध्यान तलवारबाजी से पूरी तरह हट चुका था। उसे अचानक रुकता देख मैं तुरंत खड़ा हो गया और जोर जोर से तालियां बजाते हुए तारीफ करने लगा, एकदम ऐसे नाटक करते हुए जैसे मैंने कोई जादुई कला देख ली हो। लेकिन वू छिंगवान अच्छे से जानती थी कि यह सब मेरा नाटक है। उसने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए दांत पीसते हुए कहा, अभी मेरी तलवारबाजी पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे लगा वो और दिखाना चाहती है, तो मैं वापस अपनी जगह बैठ गया और मजे में बोल पड़ा, तो ठीक है आगे दिखाओ। वू छिंगवान मुझे देखने लगी, कुछ सेकंड चुप रही और फिर शर्माते हुए लाल चेहरे से बोली, तो ध्यान से देखना, समझे? मैंने भी पूरे सीरियस होकर सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, मैं तो हमेशा से ही ध्यान से देख रहा हूँ। वू छिंगवान गुस्से और शर्म से लाल हो रही थी, लेकिन वो मेरी पोल खोल भी तो नहीं सकती थी, इसलिए उसे मन मार कर अपनी शर्म छुपानी पड़ी। उसने फिर से तलवार घुमाकर दिखाना शुरू किया, लेकिन उसका मन तो भटक चुका था। अब उसके दांव पेचों में वो महान महारानी वाला रुतबा नहीं बचा था, वो बस ऐसे ही हवा में तलवार भांज रही थी। उसने सोचा था कि मुझसे भी वो दांव पेंच करवाकर मेरे झूठ को पकड़ लेगी। ये देखकर मैंने झट से माफी मांगी और कसम खाई कि अब से अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा। वू छिंगवान ने चिढ़ते हुए हम किया। अब उसे तलवारबाजी सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुम्हें देखना है ना, अब मेरा भी सिखाने का कोई मन नहीं है। ये कहकर उसने मेरे कान से अपना हाथ हटाया और पास ही रखी बेत की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। चाय का प्याला उठाया और मुंह फेर लिया। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था और उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसकी वो दुनिया को डराने वाली महारानी वाली आभा अब कहीं नहीं थी, बल्कि वो तो किसी बात पर रूठने वाली पड़ोस की लड़की जैसी लग रही थी। मैं वहीं खड़ा अपने दर्द करते कान को सहलाता रहा। मन ही मन जानता था कि सच में मेरी ही गलती थी। वो पूरे मन से तलवारबाजी के पैतरे दिखा रही थी और मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। पर फिर सोचा, तो इसमें मेरी भी क्या गलती है? वू छिंगवान की तलवारबाजी भले ही कितनी भी जबरदस्त हो, पर वो मीठे तांगहुलू जितनी लुभावनी थोड़ी है। यही सब सोचते हुए मैं वू छिंगवान की पीठ की तरफ देखता रहा। मैंने यही करके हंसा और बोला, अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए तांगहुलू बनाऊं क्या? वू छिंगवान, जो जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रही थी, तुरंत पलटकर मुझे देखने लगी। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। हाँ, सच में। उसकी ये हरकत देखकर मेरी हंसी छूट गई। सच में तांगहुलू का जादू सबसे असरदार है। वू छिंगवान ने मेरे चेहरे पर हंसी देखी तो उसके गाल फिर से गुलाबी हो गए। उसने ठुड्डी उठाई और बोली, मुझे 10 चाहिए। मैं पहाड़ से नीचे उतरने लगा और मना करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। ये सुनते ही वू छिंगवान छटपटाने लगी। वो उठकर मेरे पीछे भागी। डर कैसा? मैं एक महारानी हूँ, कोई आम इंसान थोड़ी हूँ। मैंने उसे छेड़ा। महारानी को तो और भी ज्यादा संयम रखना चाहिए। खाने का इतना लालच अच्छा नहीं। ये तुमने ही तो मुझे सिखाया था। सिर्फ 10 तांगहुलू ही तो मांगे हैं, इसमें लालच कैसा? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे 10 तांगहुलू चाहिए, मतलब चाहिए। अरे छोड़ो, दर्द हो रहा है। मेरा कान खींचना बंद करो। ठीक है बाबा, 10 मतलब 10। शेन्यू चोटी के उस छोटे से रास्ते पर मैं और वू छिंगवान एक साथ नीचे की ओर चलने लगे। वू छिंगवान अपने हाथ पीछे बांधे गुनगुनाती हुई चल रही थी। वो बहुत खुश थी। उसकी सारी नाराजगी जैसे हवा हो गई थी। बस बीच बीच में जब मैं पलटकर उससे कुछ कहता तो उसे अचानक से अभी वाली बात याद आ जाती और उसके गाल और गर्दन शर्म से लाल हो जाते। मन ही मन वो मुझे कुछ कोस भी लेती। हम यहाँ पहाड़ी बेर तोड़ने जा रहे थे। मुझे याद था कि शेन्यू चोटी की तलहटी में बेर के कुछ पेड़ हैं। ये फलों के पकने का बिल्कुल सही समय था। वू छिंगवान अब तक सिर्फ पहाड़ की चोटी वाले आंगन में ही रही थी। वो कभी नीचे नहीं आई। यहाँ तक कि मेरी लगाई हुई सब्जियों की क्यारी भी चोटी वाले आंगन से बस 100 मीटर की दूरी पर थी। पहाड़ के नीचे का नजारा देखकर वो आह भरते हुए बोली, मेरे जमाने में ये शेन्यू चोटी याओची पवित्र भूमि की सबसे बेहतरीन जादुई चोटियों में से एक हुआ करती थी। ये टॉप 3 में आती थी और आज ये कितनी सूनी पड़ गई है। पहाड़ और तलहटी के घरों में अब जंगली घास उगाए हैं और साधना की सारी जगहें भी कब की खंडहर हो चुकी हैं। इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मुझे सफाई पसंद तो है, पर अकेले पूरे पहाड़ को संभालना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए इन्हें ऐसे ही छोड़ना पड़ा। मैं आगे चल रहा था और बिना पीछे मुड़े बोला, खैर अब तुम वापस आ गई हो तो याओची पवित्र भूमि फिर से ताकतवर बन जाएगी। फिर तो बहुत सारे शिष्य खुद चलकर यहाँ आएंगे। तब तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा और शेन्यू चोटी की पुरानी रौनक भी लौट आएगी। वू छिंगवान मेरी पीठ घूरती रही और बोली, ये जगह तुम्हारे रहने के लिए ही है। तुम्हें यहाँ रहने की आदत हो गई है। तुमने यहाँ सब्जियाँ भी तो उगाई हैं। अगर तुम यहाँ से चले गए तो सब कुछ फिर से संभालना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। शेन्यू पीठ पर 10 साल रहने के बाद मुझे इस जगह से लगाव हो गया था। अगर यहाँ से न जाना पड़े तो इससे अच्छा और क्या होगा। थोड़ी ही देर में हम पहाड़ की तलहटी में पहुँच गए। कुछ पेड़ हमारे सामने खड़े थे जिनकी टहनियाँ पूरी तरह से पके हुए लाल लाल फलों के गुच्छों से लदी थी। उनका रंग एकदम चमकदार था, रस भरे और बहुत ही ललचाने वाले।
मैंने एक पल उन्हें देखा, फिर कुछ गुच्छों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस ये वाले तोड़ लेते हैं, इतने काफी होंगे। इनसे आराम से 10 तांगहुलू बन जाएंगे। ये सुनकर बू चिंगवान, जो सारे के सारे फल तोड़ लेना चाहती थी, तुरंत नाराजगी से मेरी तरफ देखने लगी। सिर्फ इतने ही क्यों? हम सारे क्यों नहीं तोड़ लेते? मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अरे इन्हें ताज़ा तोड़कर बनाने और खाने में ही असली मजा है। जब भी मन करेगा हम फिर आकर तोड़ लेंगे। क्या तुम्हारा इरादा सब कुछ एक ही दिन में खत्म कर देने का है? कल कुछ नहीं खाना क्या? बू चिंगवान को मेरी बात सही लगी, इसलिए मैंने जहाँ इशारा किया था उसने वहीं से फल तोड़ने शुरू कर दिए। वहीं मैं पेड़ के चारों ओर घूम घूम कर सबसे अच्छी क्वालिटी वाले फल छांटने लगा। थोड़ी ही देर में बू चिंगवान ने फल तोड़ लिए और मुझे जल्दी चलने के लिए कहने लगी, चलो भी, अब और क्या देख रहे हो, बस थोड़ा सा रुको, मैं कुछ अच्छे वाले फल छांट रहा हूँ ताकि इनके बीज निकाल कर रख सकूं। मैंने अपना सिर बिना उठाए ही जवाब दिया, बीज? तुम्हें बीजों का क्या करना है? बू चिंगवान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। जाहिर है पेड़ लगाने के लिए। जिस तरह से तुम इन्हें खाती हो ना, तुम्हारे लिए तो दिन के 10 तांगहुलू भी कम पड़ जाएंगे। कुछ और पेड़ लगा लेंगे तो आगे चलकर हर साल मैं तुम्हें ये बनाकर खिला सकूंगा। और अगर कभी तुम्हारा मन इनसे भर भी गया तो भी जब इन पेड़ों पर फूल और फल आएंगे तो ये लाल लाल फल देखने में कितने खूबसूरत लगेंगे। बू चिंगवान अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी रह गई। उसका दिल भर आया था। उसने धीमी सी प्यारी आवाज में कहा, इतनी मीठी चीज से मेरा मन कभी नहीं भरेगा। मेरा सारा ध्यान फल छांटने में लगा हुआ था तो मैंने बस यूं ही हाँ में जवाब दे दिया। बू चिंगवान मुझे इस तरह मगन देखकर थोड़ी झुंझलाई और थोड़ी मुस्कुराई। उसने प्यार से कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हें पेड़ लगाने भी आते हैं। मैंने बड़े ही गर्व से कहा, वो तो है, वरना तुम्हें क्या लगता है पहाड़ की चोटी पर वो सब्जियों का बागीचा कहाँ से आया? सिस्टम से जो मुझे खेती की महान किताब मिली थी ना, मैंने उसमें एकदम महारत हासिल कर ली है। ये 2-4 पेड़ लगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो फिर चलो अभी लगाते हैं। बू चिंगवान ने उत्साह से कहा। मैंने अपना सिर हिलाया, नहीं अभी नहीं, इनके बीजों से पहले पौधे तैयार करने पड़ते हैं, फिर उन्हें दूसरी जगह लगाया जाता है। ये आम फसलों की तरह नहीं है कि आज बीज बोया और इसी साल अंकुर निकल आए। बू चिंगवान को खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने बस भोली सी शक्ल बनाकर सिर हिलाया। तो फिर इन्हें लगाने के लिए हमें कब तक इंतजार करना होगा? इस साल तो अब समय निकल गया है, हमें अगले साल वसंत तक रुकना होगा। मैंने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, और जब हम इन्हें लगा भी देंगे तब भी पौधे को बड़ा करने, खाद डालने और उसमें फूल फल आने में समय लगेगा। अपने हाथों से लगाए गए इन फलों को खाने के लिए हमें कम से कम 2-3 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बू चिंगवान एक तक मुझे देखती रही। 2-3 साल का वक्त हम जैसे साधकों के लिए तो पलक झपकने जैसा ही होता है। उसे पूरा यकीन था कि मैं उसकी पुरानी बीमारी को जरूर ठीक कर दूंगा और उस दिन तक उसके साथ रहूंगा जब इन पेड़ों पर फल आएंगे। फिर उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान खेल उठी। ठीक है, 2-3 साल ही सही, अभी तो हमें साथ में एक लंबी जिंदगी बितानी है। मैंने मुड़कर उसे एक पल के लिए देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल। अच्छे और रसभरे फल छांटने के बाद मैं बीजों को लेकर बू चिंगवान के साथ वापस पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़ा। शुरुआत में तो बू चिंगवान तांगहुलू खाने की जल्दी में उड़कर वापस जाना चाहती थी, लेकिन चलते चलते उसने अपने कदम धीमे कर लिए, क्योंकि अब वो बस इसी तरह मेरे साथ धीरे धीरे चलते हुए वापस जाना चाहती थी। रास्ते में कुछ मुर्गियां हमारे सामने से कुड़कुड़ाती हुई दौड़ गयी। बू चिंगवान अचानक ठिठक गई। ये देखकर मैंने बताया कि ये वही मुर्गियां हैं जिन्हें मैंने कभी पहाड़ पर पाला था। मैं देसी अंडे पाने के लिए कुछ मुर्गियां पालना चाहता था, लेकिन ये मुर्गियां पूरे पहाड़ पर इधर उधर भागती रहती हैं। पता नहीं ये अंडे कहाँ देती हैं। समय के साथ मैंने उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया, लेकिन बू चिंगवान को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मुर्गियां कहाँ से आईं। उसने अभी अभी साफ देखा था कि इन साधारण सी मुर्गियों के शरीर और आभा में एक दिव्य फीनिक्स की झलक थी। इससे पहले कि वो ध्यान से देख पाती, मुर्गियों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। बू चिंगवान होश में आई और मन ही मन हैरान थी कि मेरी दिव्य ऊर्जा इतनी गहरी हो चुकी है कि एक मामूली मुर्गी भी इसके प्रभाव में आकर अपने अंदर सोई हुई दिव्य फीनिक्स की शक्तियों को जगा सकती है। असली ड्रैगन और फीनिक्स इस दुनिया के सबसे महान दिव्य जीव हैं। यहाँ तक कि उसने भी केवल एक बार दूर से एक असली फीनिक्स की परछाई देखी थी। और ड्रैगन या फीनिक्स के खून वाले जीव तो तीनों लोकों में बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं। ये कुछ साधारण मुर्गियां केवल मेरी दिव्य ऊर्जा के प्रभाव में आकर इतने बड़े बदलाव से गुजर गई। मेरे अंदर छिपे रहस्य उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरे हैं। पहाड़ की चोटी वाले आंगन में वापस लौटकर मैंने तुरंत कढ़ाई में चीनी पिघलानी शुरू की, जबकि बू चिंगवान पास में ही खट्टे बेरों को धो रही थी। हम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा हो गया था। वो उन्हें धोकर तीलियों में पिरोती और मुझे दे देती। मैं कढ़ाई में पिघलती चीनी को घुमाते हुए बू चिंगवान से बोला। कुछ ही मिनटों में चीनी पिघल गई और उसमें बुलबुले उठने लगे। मैंने बड़ी ही कुशलता से फलों की तीलियों को चाशनी में डुबोया और तैयार बोर्ड पर रख दिया। मौसम बहुत गर्म था, इसलिए चाशनी जल्दी जम नहीं रही थी। बेशक ये छोटी सी बात मेरे बगल में खड़ी महान साम्राज्य के लिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। बू चिंगवान ललचाई नजरों से वहीं डटी रही, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह जो अपनी टॉफी का इंतजार कर रहा हो। उसकी साम्राज्य वाली गरिमा तो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। मुझे मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। अपनी शक्तियों से इसे थोड़ा ठंडा कर दो, फिर हम इसे जल्दी खा सकेंगे, मैंने कहा। कुछ पल बाद मैं और बू चिंगवान आंगन में रखी रॉकिंग चेयर पर लेट गए। बू चिंगवान के हाथ में आधा खाया हुआ तांगहुलू था। वो बड़े ही सुकून से आसमान की ओर देख रही थी। उसकी लंबी टांगे एक के ऊपर एक रखी हुई थी और वो अपने पैर के अंगूठे से जूतों को हल्के हल्के झुला रही थी। वो बहुत ही रिलैक्स लग रही थी। मैंने भी अपने पैर पर पैर चढ़ा रखे थे और अपने तांगहुलू से बस 2 ही पीस खाए थे। कल मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला बनाऊंगा, मैंने एक पीस चबाते हुए कहा। मेरे इतना कहते ही बू चिंगवान की आंखों में एकदम से चमक आ गई।
उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गई। क्या तुम स्ट्रॉबेरी का भी बना सकते हो? बिल्कुल, तुम्हें जो भी फल पसंद हो सबका बन सकता है। बू छिंगवान की आंखें चमक उठी। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। तो फिर अभी बनाओ ना, मैं अभी यूनिक्सियन टाउन जाकर स्ट्रॉबेरी खरीद लाती हूँ। मैं बेबसी से हंस पड़ा। अरे अभी भी 8 तीलियां बची हुई हैं, पहले इन्हें तो खत्म कर लो। बू छिंगवान ने उतावली होते हुए कहा। 8 तीलियां? वो तो मैं चुटकियों में खा जाऊंगी। चलो अभी चलते हैं। अगर तुम इतने सारे मीठे फल खा लोगी तो क्या रात का खाना नहीं खाओगी? मैं तो आज रात स्वीट एंड सॉर रिब्स बनाने की सोच रहा था। स्वीट एंड सॉर रिब्स का नाम सुनते ही बू छिंगवान गहरी दुविधा में पड़ गई। वो नए फ्लेवर का तांगहुलू भी चखना चाहती थी और अपनी पसंदीदा स्वीट एंड सॉर रिब्स को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो वहीं खड़ी खड़ी सोच में पड़ गई कि क्या करे। उसकी ये हालत देखकर मेरी हंसी छूट गई। इतनी जल्दी क्या है? ऐसा तो नहीं है कि तुम इसे आगे कभी नहीं खा पाओगी। अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सुनकर बू छिंगवान पल भर के लिए चौंकी और फिर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। वो वापस अपनी रॉकिंग चेयर पर लेट गई और शांति से आसमान की ओर देखने लगी। होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। हाँ, आगे की जिंदगी अभी बहुत लंबी है। मैंने और कुछ नहीं कहा और अपनी बची हुई तांगहुलू को एक तरफ रख दिया। मैंने आंखें बंद करके थोड़ी देर झपकी लेने का सोचा। वैसे भी दोपहर के खाने की कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं थी और बू छिंगवान का पेट तो तांगहुलू से भर ही गया था, तो उसे भी कुछ खाने की जरूरत नहीं थी। अभी मैं गहरी नींद में जाने ही वाला था कि अचानक एक भारी और गूंजती हुई घंटी की आवाज पूरे याओची पवित्र स्थल में गूंज उठी। मैं एकदम से चौंक कर उठ बैठा। मैंने उलझन में इधर उधर देखा। क्या ये घंटी याओची में किसी खास मेहमान के आने पर बजी है या फिर कोई बहुत बड़ी बात हो गई है? मेरी नजर अपने आप पास रखी रॉकिंग कुर्सी पर गई। बू छिंगवान वहाँ नहीं थी। मेरा माथा ठनका। मैंने दूसरी तरफ मुड़कर देखा और मेरी भौहें तन गई। मैंने अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? बू छिंगवान मेरे ठीक बगल में खड़ी थी और उसके हाथ में मेरी छोड़ी हुई आधी तांगहुलू थी। बू छिंगवान ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि याओची पवित्र स्थल में अचानक से घंटी बज उठेगी। हम दोनों बस एक दूसरे को देखने लगे। वो मुझे घूरती रही और मैं उसे। थोड़ी ही देर में बू छिंगवान ने एक चोर जैसी झिझक के साथ पंथ के मुख्य हॉल की तरफ देखा। हम लगता है चिंकू महारानी आए हैं। चिंकू महारानी? मैंने पलकें झपकाई। इस दुनिया में आए हुए मुझे 10 साल हो चुके थे, लेकिन मैंने बहुत कम ही लोगों के नाम सुने थे और वो भी ज्यादातर याओची पवित्र स्थल के ही लोग थे। आखिर मैं कभी याओची पवित्र स्थल से बाहर गया ही नहीं था और ऊपर से मुझे एक आम इंसान होने का नाटक भी करना पड़ता था, तो जाहिर है कि बाहर के लोगों को जानने की कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन चिंकू महारानी उन गिने चुने नामों में से एक थी जो मैंने सुने थे, क्योंकि वो सच में बहुत बहुत मशहूर थी। चिंकू महारानी और बू छिंगवान एक ही जमाने की थी। उस समय उनका रुतबा भी बू छिंगवान के ही बराबर था, बल्कि आज के समय में तो उनका खौफ बू छिंगवान से भी ज्यादा चारों दिशाओं में फैला हुआ था। बू छिंगवान ने 10,000 साल तक एकांत में तपस्या की थी। याओची पवित्र स्थल के लोगों को छोड़कर, जो अभी भी अपनी इस पूर्वज का सम्मान करते थे, बाकी ज्यादातर लोग उसे लगभग भूल ही चुके थे। लेकिन चिंकू महारानी कभी एकांत तपस्या में नहीं गई। वो पूरे 10,000 साल तक दक्षिणी चिंचान महाद्वीप पर राज करती रही और उनका नाम आसमान से लेकर जमीन तक गूंजता रहा। चिंकू महारानी के बारे में जो बात लोगों की जुबान पर सबसे ज्यादा रहती है वो ये है कि दक्षिणी चिंचान का हर एक मर्द उन्हें पाना चाहता है। बू छिंगवान बेशक बेइंतहा खूबसूरत है, लेकिन उसका स्वभाव एकदम बर्फ जैसा ठंडा है। उस तक पहुंचना तो नामुमकिन सा लगता है, जैसे आसमान का सबसे दूर का कोई तारा हो। कोई उसके करीब जाने की हिम्मत तो दूर, ऐसा सोचने से भी डरता है। वहीं दूसरी तरफ चिंकू महारानी बिल्कुल अलग है। बस बात ये है कि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती याओची पवित्र स्थल में बहुत कम ही आती है, और अगर वो आ भी जाए तो मुझ जैसे इंसान को जो दिन भर पहाड़ पर पड़ा रहता है, उनके दर्शन कहाँ नसीब होने वाले हैं। पर थोड़ा सा दिमाग लगाने पर ही समझ आ जाता है कि खूबसूरती में वो जरूर बू छिंगवान की ही टक्कर की होंगी। मैं ख्यालों में ही खोया हुआ था कि बू छिंगवान ने तांगहुलू के बचे हुए आखिरी टुकड़े भी अपने मुंह में ठूंस लिए और बड़ी शांति से बोली, इस बार तुम भी मेरे साथ चल रही हो। मैंने पूरी तरह से बौखलाकर उसकी तरफ देखा। मैं वहाँ क्या करूँगा? इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, बू छिंगवान के नाजुक हाथों ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसने मुझे ऐसे हवा में उठा लिया जैसे मैं कोई छोटा सा चूजा हूँ, और फिर वो सीधे पंथ के मुख्य हॉल की तरफ उड़ चली। रास्ते में बू छिंगवान ने बिना किसी भाव के बताना शुरू किया। 10 दिन पहले चिंकू महारानी ने एक उप सम्राट से सम्राट के स्तर तक अपनी शक्तियाँ बढ़ा ली हैं। इस बार उनका याओची आने का अंदाजा है कि सिर्फ 2 ही मकसद है। पहला तो वो किसी रहस्यमय दुनिया के बारे में चर्चा करने आए हैं, और दूसरा वो मुझे अपनी तलवारबाजी की कला दिखाकर अपनी शेखी बघारना चाहती हैं। मैं तुम्हें चिंकू महारानी की तलवारबाजी दिखाने ले जा रही हूँ। हॉल में पहुँचने के बाद कोई भी फालतू बात मत करना, बस चुपचाप मेरे बगल में बैठना, ध्यान से देखना और अच्छे से सीखना। बू छिंगवान सच में मुझे कुछ सिखाना चाहती थी। जहाँ तक जादुई गोलियों की बात है, मैं तो पहले से ही संत स्तर की दवाइयाँ बना सकता था। यहाँ तक कि उसे भी मेरे नाम का फायदा मिल रहा है। दिव्य जादू, जादुई तकनीकें, ईश्वरीय हथियार और खजाने जैसी चीजें वो असल में मुझे तोहफे में देना चाहती थी। लेकिन फिर उसने सोचा, मैं तो अभी एक आम इंसान की तरह साधना करने का नाटक कर रहा हूँ। हवा में उड़ने तक की बात को मैं जानबूझकर छिपाता हूँ, तो जाहिर है कि मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है जो आध्यात्मिक शक्ति से चलती हो। इसलिए वो मुझे सिर्फ पैतरेबाजी और वार करने के कुछ तरीके ही सिखा सकती थी। लेकिन उन पैतरों के बारे में सोचकर उसे आज सुबह की बात याद आ जाती और वो शर्म से लाल हो जाती। उसे दोबारा वो सब करके दिखाने में बहुत शर्म आ रही थी। इसलिए उसने सोचा कि मुझे चिंकू महारानी की तलवारबाजी देखनी चाहिए। चिंकू महारानी तलवारबाजी में ही माहिर है। 10,000 साल पहले भी वो इस मामले में उससे थोड़ा आगे थी। मैं बू छिंगवान की बातें सुन रहा था और मेरा चेहरा एकदम सुन्न था। चिंकू महारानी की तलवारबाजी देखूं?
तलवारबाजी वलवारबाजी भाड़ में जाए, मेरे लिए तो ये देखना ज्यादा जरूरी है कि आखिर चिंगवू महारानी दिखती कैसी है। आखिर वो कैसी दिखती होंगी? वो तो पक्का बला की खूबसूरत होंगी ना, क्या पता वो बू छिंगवान से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मेरे दिल में ये ख्याल आते ही बू छिंगवान के कदम अचानक रुक गए। साफ था कि उसने मेरे दिल की बात सुन ली थी। एक पल के लिए तो उसे मुझे साथ लाने पर पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मुझे लेकर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी थी जहां संप्रदाय का मुख्य भवन था। वहां भवन के सामने पहले से ही भारी भीड़ जमा थी। याओची पवित्र भूमि के सभी बड़े बुजुर्ग और शिष्य और साथ ही छियानशंग पहाड़ के शिष्य भी वहां मौजूद थे जहां से चिंगवू महारानी आई थी। वहां लोगों का एक बड़ा हुजूम था और हर तरफ गजब की चहल पहल थी। जैसे ही बू छिंगवान मुझे लेकर वहां उतरी, चाहे वो याओची पवित्र भूमि के शिष्य हो या छियानशंग पहाड़ के, सभी घुटनों के बल जमीन पर झुक गए और एक साथ बोले, याओची महारानी को हमारा प्रणाम। जमीन पर कदम रखते ही बू छिंगवान के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था। एकदम पवित्र और पहुंच से बाहर, इतनी ठंडी और रुखी कि कोई पास पटकने की हिम्मत भी न करे। अभी कुछ देर पहले आंगन में वो जैसी थी उससे बिल्कुल अलग। ठीक उसी वक्त छिंगवान, ये आवाज इतनी कोमल और नशीली थी कि किसी आम आदमी के तो इसे सुनकर ही होश उड़ जाए। फिर तक तक कदमों की आवाज के साथ मुख्य भवन की ओर से एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैंने अपनी नजरें उठाकर देखा और मेरी नजरें सीधे चिंगवू महारानी पर जाकर टिक गई। सच में क्या कयामत की खूबसूरती थी। उनके गहरे हरे रंग के लंबे बालों का जोड़ा बंधा था, जिससे उनकी पतली और दिलकश सुराहीदार गर्दन साफ झलक रही थी। मदहोश कर देने वाली आंखें और वो तीखी और खूबसूरत नाक और उन पर सजे वो बेहद कामुक सुर्ख लाल होंठ। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो थे उनके सिर पर खड़े दो रोएदार लोमड़ी जैसे कान। उनके पिता अपने जमाने में लोमड़ी कबीले के एक महान सेनापति थे और उनकी माँ एक इंसानी साधक थी, इसीलिए उनमें लोमड़ी कबीले के कुछ लक्षण मौजूद थे। ऐसा रूप और अंदाज, इसमें कोई शक नहीं कि वो पूरे दक्षिणी छिंगझान प्रांत के हर मर्द का सपना थी। वैसे ठीक ठाक ही है, माना कि खूबसूरती के मामले में वो मेरी बू छिंगवान की ही टक्कर की है, लेकिन मुझे तो अपनी बू छिंगवान ही सबसे ज्यादा पसंद है। वही तो मेरी सबसे परफेक्ट देवी है, पूरी दुनिया में नंबर 1। मैं अपने मन ही मन उन दोनों की तुलना कर रहा था। भले ही बू छिंगवान दुनिया के लिए पहुंच से बाहर हो, लेकिन मेरे लिए उसका बर्ताव एकदम अलग है। उसका ये खासपन ही काफी है उसे मेरे दिल में एक ऐसी जगह देने के लिए जो किसी और को कभी नहीं मिल सकती। मेरे बगल में खड़ी बू छिंगवान ने जब मेरे दिल की ये बात सुनी तो उसके गाल हल्के से लाल हो गए। उसने मन ही मन मुझे झिड़का, लेकिन फिर भी अपने होठों की मुस्कान को रोक नहीं पाई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी छुपी हुई मुस्कान तैर गई। मेरी नजरें चिंगवू महारानी के लिबास पर गई। मैं मन ही मन कुछ नुक्स निकालने ही वाला था कि मेरे दिल की आवाज मुझसे पहले ही गूंज उठी। नहीं, जो बू छिंगवान चिंगवू महारानी से मिलने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, वो मेरी ये बात सुनकर अचानक ठिठक गई। उसका चेहरा उलझन से भर गया और अगले ही पल मेरे दिल की आवाज फिर से आई, उफ, इस तलवारबाजी की शुरुआती मुद्रा, इसका स्तर तो थोड़ा हल्का लग रहा है। बू छिंगवान पहले तो पल भर के लिए ठिठकी और फिर तुरंत समझ गई। उसे इतनी तेज गुस्सा आई कि मन ही मन उसने मुझे 1000 बार ठरकी कहकर कोसा। उसे लगा कि मैं फिर से इधर उधर घूर रहा हूँ, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मैं तो उसकी तलवारबाजी की तकनीक परख रहा था। बू छिंगवान ने अपनी झुंझलाहट को दबाया और फिर मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने नजरें उठाकर सामने आती छिंगजुआ महारानी को देखा, तभी एक बहुत ही तेज और महकती हुई खुशबू का झोंका आया। उसने बिना कोई भाव दिखाए घुटनों के बल बैठे लोगों से कहा, उठ जाओ, और फिर मुझे साथ लेकर छिंगजुआ महारानी के पास से सीधे गुजरते हुए मुख्य दरबार के आगे की तरफ बढ़ गई। छिंगजुआ महारानी को बू छिंगवान के इस रूखे बर्ताव की पहले से ही आदत थी, इसलिए उसने बुरा नहीं माना, बल्कि उसकी नजरें मुझ पर आकर टिक गई। इन बीते कुछ दिनों में याओची पवित्र भूमि भले ही शांत दिख रही थी, लेकिन एक नौजवान किमियागर ने वहाँ तहलका मचा रखा था। सभी बड़े संप्रदाय गुपचुप तरीके से उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बस इतना पता था कि वो किमियागर बेहद नौजवान और खूबसूरत है। वो कभी एक आम इंसान हुआ करता था और उसने याओची पवित्र भूमि में 10 साल बिताए थे। हर किसी का यही अंदाजा था कि यह बू छिंगवान की 10,000 साल पुरानी कोई गहरी चाल है। और छिंगजुआ महारानी ने मुझे पहली बार देखते ही ये पक्का कर लिया था कि मैं ही लू चेन नाम का वो चमत्कारी किमियागर हूँ। मेरा इतना आकर्षक रूप और उस पर बू छिंगवान का वो हमेशा से रहने वाला ठंडा मिजाज, जो किसी आम इंसान को अपने इतने करीब फटकने भी नहीं देती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पूरी याओची पवित्र भूमि में मैं अकेला आदमी था। मैं बू छिंगवान के पीछे पीछे चल रहा था और मुझे इन दोनों के बीच के रिश्ते का अच्छे से पता था। ये दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन थी, एकदम कट्टर दुश्मन। 10,000 साल पहले जब वान दान पवेलियन और याओची पवित्र भूमि के बीच कांटे की टक्कर थी, तब भी बू छिंगवान ने उन्हें कभी घास नहीं डाली थी। केवल छिंगजुआ महारानी सुलियान ही उसके टक्कर की एकमात्र विरोधी थी। बू छिंगवान पहले से तैयार सोने के ड्रैगन वाले सिंहासन के पास गई और अपनी सफेद रेशमी आस्तीन को हल्के से झटकते हुए मुड़कर बैठ गई। मैं भी समझदारी दिखाते हुए चुपचाप बगल में खड़े याओची के पवित्र गुरु के पास जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त सुलियान के पीछे एक तेज सुनहरा प्रकाश चमका और उसका सिंहासन धीरे धीरे प्रकट होने लगा। दोनों महारानियां एक साथ अपने अपने सिंहासन पर बैठी और बिना कोई भाव दिखाए एक दूसरे को घूरने लगी। उन दोनों का दबदबा आपस में टकरा रहा था। दोनों बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों जैसी थी। बू छिंगवान के सफेद कपड़े बर्फ को भी मात दे रहे थे और उसका अंदाज सर्दियों की ठंडी हवा जैसा था। वहीं दूसरी तरफ सुलियान भड़कीले कपड़ों और गहरे मेकअप में सजी किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। उसकी नजाकत और कातिलाना अदाएं तो मानो पैदाइशी थी। बू छिंगवान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा,
उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा राजसी रौब था जिसे टाला नहीं जा सकता था। तुम्हारा यहाँ आना उस रहस्यमयी लोक के बारे में बात करने के लिए है। क्या मैं सही हूँ? सू लियान अपने सिंहासन पर तिरछी होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक बेहद आकर्षक और शरारती मुस्कान थी। तुम तो जरा भी नहीं बदली, आते ही सीधा मुद्दे की बात। खैर, तो फिर मैं भी बातों को नहीं घुमाऊंगी। इस बार उस रहस्यमयी लोक के लिए सबसे मजबूत दो संप्रदाय याओजी पवित्र भूमि और छियानचेन पर्वत ही हैं। और हम दोनों भी एक दूसरे की सबसे कड़ी टक्कर हैं। लेकिन हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम हाथ मिला लें तो इस बार उस रहस्यमयी लोक के सबसे बड़े और अजेय विजेता हम ही होंगे। बू छिंगवान ने भावहीन चेहरे के साथ हामी भरते हुए कहा, मंजूर है। याओजी पवित्र भूमि और छियानचेन पर्वत एक साथ मिलकर काम करेंगे। जब सू लियान अपने लोगों को लेकर छियानचेन पर्वत से निकली थी, तभी बू छिंगवान उसके यहाँ आने का मकसद समझ गई थी और उसने अपने मन में पहले ही फैसला कर लिया था। उसे बस इस बात की हैरानी थी कि सू लियान, जो अब एक महान महारानी बन चुकी है और उसे हमेशा से अपनी कट्टर दुश्मन मानती आई है, वो खुद उस रहस्यमयी लोक के लिए समझौता करने चलकर यहाँ तक आई है। इसका सीधा सा मतलब था कि यह कोई मामूली बात नहीं है। सू लियान को पक्का इसके पीछे के गहरे राज पता है। 10,000 सालों के एकांतवास के कारण याओजी पवित्र भूमि का रुतबा पहले ही कम हो चुका था और वो सबसे ताकतवर संप्रदायों की गिनती से बाहर हो गई थी। अब बहुत सी छुपी हुई बातों की खबर उन तक नहीं पहुंच पाती थी। जबकि छियानचेन पर्वत सू लियान की वजह से लगातार सबसे चोटी के संप्रदायों में बना हुआ था, तो यकीनन उनके पास उस रहस्यमयी लोक से जुड़ी पक्की जानकारी थी। लेकिन सबके सामने इस बारे में बात करना सही नहीं था, इसलिए इसके बारे में बाद में अकेले ही पूछना बेहतर था। बू छिंगवान को इतनी जल्दी मानते देख सू लियान को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन भले ही हम साथ काम कर रहे हैं, पर हमें ये तय करना होगा कि लीडर कौन होगा। रहस्यमयी दुनिया से मिलने वाले खजाने को कैसे बांटेंगे, और अगर वहाँ हमारी सोच अलग हुई तो किसकी बात मानी जाएगी? ये सब हमें पहले ही साफ कर लेना चाहिए। बू छिंगवान ने बिना कोई भाव दिखाए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक समझ की चमक थी। तुम अभी भी 10,000 साल पहले वाले उस अधूरे मुकाबले को लेकर अड़ी हो ना? सू लियान ने हल्का सा सिर उठाया, जिससे उसका सुंदर चेहरा और भी निखर उठा। उसकी आवाज में एक चुनौती थी। बिल्कुल सही, आज हम उस मुकाबले को पूरा करके ही रहेंगे। जो भी जीतेगा, रहस्यमयी दुनिया के फैसले उसी के हाथ में होंगे। बू छिंगवान ने हल्की सी त्योरियां जताई। अब हम दोनों महान सम्राट बन चुकी हैं। अगर हमने सच में लड़ाई की तो आधा दक्षिणी प्रांत तबाह हो जाएगा, और वैसे भी रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खुलने ही वाला है। हम में से किसी को भी चोट लगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो लड़ने से डर नहीं रही थी। बस 10,000 साल पहले भी उन दोनों के बीच तलवारबाजी का ही मुकाबला हुआ था। सू लियान तो वैसे भी तलवारबाजी की दीवानी थी, और 10,000 सालों की कड़ी तपस्या के बाद उसकी तलवारबाजी पक्का और भी कमाल की हो गई होगी। जबकि छिंगवान ने जो 10,000 साल ध्यान में बिताए, वो सिर्फ अपना स्तर बढ़ाने के लिए थे। सम्राट के स्तर पर पहुंचते वक्त उसने जो तलवार की तकनीक सीखी थी, उसके अलावा उसकी तलवारबाजी में कोई सुधार नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वो असल मायने में एक महान सम्राट नहीं थी। अगर उसने लड़ाई की तो उसकी असली ताकत सबके सामने आ जाएगी। जब तक मैं उसके अंदर के शैतानी प्रभाव को ठीक नहीं कर देता, वो ऐसा खतरा बिल्कुल नहीं उठा सकती। सू लियान को शायद पहले से ही अंदाजा था कि वो ऐसा ही कहेगी, इसलिए वो तुरंत बोली, हमें कोई जमीन आसमान एक करने वाली लड़ाई नहीं लड़नी है। हम दोनों बस अपनी सबसे दमदार तलवार की तकनीक दिखाएंगे। कौन ताकतवर है और कौन कमजोर, ये एक ही पल में पता चल जाएगा। इससे यहाँ मौजूद शिष्य भी तलवार की असली ताकत को समझ पाएंगे। है ना ये एक तीर से दो निशाने? सू लियान की बात खत्म होते ही बू छिंगवान की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उसने बिल्कुल सही सोचा था, और इसीलिए वो मुझे यहाँ लेकर आई थी। अगर मुकाबला इस तरह का था तो सम्राट बनते वक्त उसने जो तलवार की तकनीक बनाई थी, उस पर उसे पूरा भरोसा था। अगर बात सिर्फ पैतरेबाजी की थी तो वो कभी नहीं हारने वाली थी। इसीलिए बू छिंगवान के होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर गई जिसे पकड़ पाना मुश्किल था। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ठीक है। सू लियान तो वैसे भी कब से बेताब बैठी थी। बू छिंगवान की हाँ सुनते ही वो एक पल में उड़कर मुख्य हॉल के बाहर वाले बड़े से मैदान के बीचों बीच पहुंच गई। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके पहले ही पैतरे के साथ आसमान और जमीन का रंग अचानक से बदल गया। वहाँ खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे वो अब किसी शांत और पवित्र जगह पर नहीं है, बल्कि किसी खौफनाक जंग के मैदान में आ गए हैं, जहाँ हर तरफ तलवारें चमक रही थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली तलवार की एक खौफनाक ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। वहाँ मौजूद सारे शिष्यों के चेहरों पर जोश और खौफ एक साथ दिखने लगा। तलवार की यही वो ऊर्जा है जिसका हर तलवारबाज सपना देखता है। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल होती है। बू छिंगवान मैदान के बीचों बीच खड़ी सू लियान को देख रही थी, और उसकी खूबसूरत आंखों में एक गहरी हैरानी साफ नजर आ रही थी। लेकिन सू लियान ने अभी तक न तो कोई मंत्र पढ़ा था और न ही अपनी किसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। सिर्फ अपने पैरों से ही उसने इतनी भयानक ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, सू लियान की तलवारबाजी अब परम सिद्धि के स्तर तक पहुंच चुकी थी। बू छिंगवान के तो जैसे होश ही उड़ गए। इन 10,000 सालों में सू लियान इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई? उन दिनों की बात और थी जब सू लियान उसे कड़ी टक्कर देती थी, पर फिर भी छिंगवान हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहती थी। पर अब उसे एहसास हो गया था कि वो सू लियान का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। महान सम्राट बनते वक्त उसने जो तलवार की तकनीक खोजी थी, उसमें अभी भी कुछ कमी रह गई थी। वो चाहे अपनी पूरी जान भी लगा दे, फिर भी सिर्फ पैरों के दम पर तलवार की ऐसी भयानक ऊर्जा पैदा नहीं कर सकती थी। बू छिंगवान ने बहुत ही जल्दी सच्चाई को अपना लिया। हार गई तो हार गई। 10,000 साल पुराना वो जुनून तो कब का हवा में उड़ चुका है। उस रहस्यमय जगह की बात करें तो सू लियान को इसके बारे में ज्यादा पता है, तो अगर वो कमान संभाले तो कोई बुराई नहीं है। उसने अपने मन की हलचल को शांत किया और तारीफ करने और कुछ सीखने की नीयत से
बड़े ध्यान से सू लियांग की तलवारबाजी देखने लगी, इस उम्मीद में कि शायद वो भी इससे कुछ सीख सके और अपनी तलवारबाजी की कमियों को दूर कर सके। सू लियांग की तलवारबाजी बेहद शानदार और चमत्कारी थी, बिल्कुल उसकी तरह। उसके हर एक वार और हर एक पैतरे में खूबसूरती तो थी ही, लेकिन साथ ही पहाड़ों को चीर देने वाली और सबको हरा देने वाली एक भयंकर ताकत भी थी। अगर उसने अपनी अंदरूनी ताकत और जादुई ऊर्जा का इस्तेमाल किया होता तो उसे एक वार की ताकत शायद पूरे दक्षिण छिंगझान महाद्वीप को हिलाकर रख देती। ये सब देखते देखते कू छिंगवान ने छुपकर मेरी तरफ देखा। जब उसने देखा कि मैं कितने ध्यान से देख रहा हूँ और बीच बीच में गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा हूँ, तो उसने राहत की सांस ली। चलो अच्छा है, ये लड़का इस बार इधर उधर नहीं ताक रहा, बल्कि सच में कुछ सीख रहा है। तभी सू लियांग ने अपनी तलवार म्यान में रखी और सीधी खड़ी हो गई। तलवारबाजी का वो शानदार प्रदर्शन पूरा हो चुका था और दिल दहला देने वाला वो खौफनाक माहौल भी शांत हो गया। वहाँ मौजूद सभी चेले बड़े निराश और परेशान दिखने लगे। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कितने बेवकूफ हैं, जो इतनी ताकतवर तलवारबाजी से कुछ भी नहीं सीख पाए और अपनी ताकत बढ़ाने का इतना बड़ा मौका गंवा दिया। सू लियांग ने शाही सिंहासन पर बैठी कू छिंगवान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक साफ छलकने वाला घमंड था। अब तुम्हारी बारी। कू छिंगवान ने अपनी हैरानी छुपाई और धीरे से अपनी जगह से उठी। भले ही उसे पता था कि वो सू लियांग जितनी ताकतवर नहीं है, लेकिन वो बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं थी। ये उसका अंदाज नहीं था, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर उसे थोड़ी घबराहट तो हो ही रही थी। उसे डर था कि कहीं मैं फिर से अपने मन में कोई शर्मनाक बात न सोच लूं, जिससे उसका ध्यान भटक जाए। अगर सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जैसे ही कू छिंगवान मैदान के बीचों बीच जाने लगी, तभी अचानक उसे मेरे मन की आवाज सुनाई दी, ये तो छोटी है। ये सुनते ही कू छिंगवान वहीं सुनने पड़ गई। उसके चेहरे पर उलझन थी। क्या छोटी है? पुरानी बातों को याद करके वो तुरंत गलत समझ बैठी। वो गुस्से से आग बबूला हो गई और मन ही मन मुझे कमीना और ठर की गालियां देने लगी। मतलब ये लड़का अभी तलवारबाजी नहीं देख रहा था, बल्कि फिर से गंदी नजरों से ताक रहा था। लेकिन सू लियांग का फिगर तो इतना कमाल का है, वो छोटी कैसे हो सकती है? इससे पहले कि कू छिंगवान खुद को शांत कर पाती, उसे मेरी आवाज फिर सुनाई दी। हाँ, सच में बहुत छोटी है। इस तलवारबाजी की सोच बहुत छोटी है। कू छिंगवान एकदम सन रह गई। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। सू लियांग की इस तलवारबाजी का नाम आसमान से सवाल था। ये एक सम्राट के दर्जे की तकनीक थी जो उसे उस रहस्यमय जगह से मिली थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ही धरती और आसमान को चुनौती देने वाली इसकी खौफनाक ताकत थी। 10,000 साल की कड़ी तपस्या के बाद सू लियांग ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और अपनी आत्मा की ताकत भी इसमें मिला दी थी, जो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। इतनी खतरनाक तलवारबाजी, और मैं कह रहा था कि इसकी सोच छोटी है। कू छिंगवान ने अपना सिर पीट लिया। उसने सोचा कि मैं बस जवानी के जोश में पागल हो गया हूँ और कुछ भी बकवास कर रहा हूँ। खैर, अच्छा है कि इसने ये सब सिर्फ अपने मन में बड़बड़ाया है, जोर से बोलकर तमाशा नहीं किया, तो इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो मुझे इशारे से समझाना चाहती थी कि मैं अब उसकी तलवारबाजी को ध्यान से देखूं, लेकिन मेरी नजरें अभी भी सू लियांग पर ही टिकी थी। मेरी आंखों में एकदम सच्चाई थी, कोई भी गंदा ख्याल नहीं था। पता नहीं मैं इतनी गहराई से क्या सोच रहा था। कू छिंगवान हार मानकर पलटी और मैदान के बीच की तरफ बढ़ने लगी। सू लियांग अपने शाही सिंहासन पर वापस नहीं गई, वो अभी भी उसी जगह पर खड़ी रही। कू छिंगवान को अपनी ओर आते देख क्या लगता है तुम्हें? या फिर क्या तुम आज भी पहले की तरह मेरी तलवारबाजी को मेरी ही तरह छोटी सोच वाली और घटिया समझती हो? सू लियांग की आवाज में साफ चुनौती झलक रही थी। उस समय वे दोनों काफी छोटी थी। बस एक छोटी सी बहस पर कू छिंगवान ने बड़ी बेरुखी से कह दिया था कि वो किसी छोटे घराने से है, कड़वी जबान वाली, छोटी सोच वाली और बिल्कुल बदतमीज है। वो बात सू लियांग के दिल में हमेशा के लिए एक कांटा बनकर चुभ गई। कू छिंगवान एक बड़े और अमीर परिवार से थी। उसकी जिंदगी हमेशा आसान रही। वो पैदाइशी ऐसी थी जिसे लोग सम्मान की नजर से देखते थे, जबकि वो आधी इंसान और आधी दानव थी। बचपन में उसने बहुत जिल्लत सही थी और 100 गुना ज्यादा मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुंची थी। उसे इस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ थी कि कोई उसे छोटी सोच वाली या बदतमीज कहे। कू छिंगवान ने हल्की सी त्योरियां जताई। उसे जाहिर तौर पर उस दिन की बात याद थी। अगर उसे दोबारा मौका मिले तब भी वो वही कहती। आखिरकार उस समय सू लियांग बहुत ही तीखे शब्द बोल रही थी और उसने करीब 1 घंटे तक उसे खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन आज अगर वो कहे कि सू लियांग की तलवारबाजी अच्छी नहीं है तो ये खुद को धोखा देने वाली बात होगी। पर सू लियांग के सामने हार मान लेना उसके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं था। कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। सू लियांग चुनौती भरी नजरों से उसे घूर रही थी और इसी अजीब स्थिति के बीच मेरे दिल की आवाज एक बार फिर कू छिंगवान के कानों में गूंजी। सच में ये थोड़ी छोटी सोच वाली बात है। आसमान और जमीन से क्या सवाल करना? आसमान और जमीन की क्या औकात है एक सच्चे और महान तलवारबाज के लिए? सू लियांग ने बस कुछ ही वार किए थे और मैंने उसका असली तरीका पकड़ लिया। मैं उसकी तलवारबाजी की असली ताकत समझ गया था। कुछ तलवारबाजों की ताकत प्यार होती है, कुछ की वफादारी, तो कुछ अपने देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन सू लियांग की तलवारबाजी का असली आधार है उसका पागलपन और जुनून। बस फर्क इतना है कि जो तलवारबाजी दुनिया और खुदा से सवाल करने की हिम्मत रखती है, उसमें ये कैसा पागलपन। अगर तुम पागलपन की हद तक जा रही हो तो फिर पूरी तरह से पागल बनो ना। कहो कि दुनिया और भगवान की मेरे सामने कोई औकात नहीं। अगर इस जज्बे के साथ वो अपनी कला को निखारे तो उसकी तलवार की ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। मेरे दिल की एक एक बात बिना चूके कू छिंगवान के कानों में पड़ रही थी। वो अपनी जगह पर ऐसे जम गई मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। एक पल के लिए तो उसकी धड़कन ही रुक गई थी। 10,000 साल पहले की सबसे महान तलवारबाज होने के नाते जब कू छिंगवान होश में आई तो उसने तुरंत अपने मन में इसका हिसाब लगाया।
अगर इस सोच के साथ तलवार चलाई जाए तो ऐसा लगेगा मानो काले बादलों को चीरकर सूरज निकल आया हो। उसके दिमाग के सारे जाले साफ हो गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि मेरी ये बात खुद उसकी तलवारबाजी पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है। वो हमेशा उलझन में रहती थी कि उसकी तलवारबाजी में किस चीज की कमी है, लेकिन अब उसे सब समझ आ गया था। उसमें कमी थी तो बस उस बेखौफ और अजेय रवैये की। पर बात ये है कि मेरी ये राय सू लियांग के लिए थी, जो पूरी तरह से उस पर लागू नहीं हो सकती थी। वू छिंगवान की तलवारबाजी का आधार पागलपन नहीं बल्कि उसका गुरूर था। उसे अपने हालात को समझकर इसे अपनी तरह से ढालना था। 10,000 साल पहले के दक्षिणी छिंगजान महाद्वीप की सबसे ताकतवर योद्धा होने के नाते उसने तुरंत मेरी बात का मतलब थोड़ा सा बदलकर अपनी तलवारबाजी में ढाल लिया। हालांकि ये तरीका काम करेगा या नहीं, इसे लेकर वो खुद भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकती थी। इस वक्त उसके दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि मैं एक बार उसकी तलवारबाजी देखूं और उसे कुछ सलाह दूं। वू छिंगवान ने हल्का सा सिर घुमाया और एक गहरी नजर से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी, जबकि मेरी नजरें अब भी सू लियांग पर ही टिकी हुई थी। वो ख्यालों में खो गई और उसने अपने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। ये छोटा शैतान आखिर कितना चमत्कारी है। जब वो मेरी दिल की आवाज सुनकर और मार्गदर्शन का इंतजार कर रही थी, तब उसे बस मेरी फालतू की बकवास सुनाई दी। वू छिंगवान का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने मुझे घूर कर देखा। उसने मन ही मन मुझे ठरकी कहा, लेकिन फिर देखा कि मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो बस गुस्से से भुनभुनाई और वापस सू लियन की तरफ देखने लगी, पर उसकी नजरें बार बार सू लियन के सीने की तरफ जा रही थी। उधर सू लियन बड़ी अजीब नजरों से वू छिंगवान को घूर रही थी। वो पूरी तरह उलझन में थी कि आखिर वू छिंगवान बार बार मुड़कर सिंहासन के पास खड़े मुझे क्यों देख रही है। और हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर साफ दिख रहा था कि उसका ध्यान इस मुकाबले पर तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि वो बार बार मेरे सीने को भी घूर रही थी। क्या 10,000 साल तक एकांत में रहने की वजह से इसे कोई दिमागी बीमारी हो गई है? जैसे ही सू लियन दोबारा ताना मारने वाली थी, वू छिंगवान ने हल्का सा सिर उठाया। उसने अपना वही पुराना घमंडी लुक लिया और बड़े ही शांत लहजे में बोली, सच कहूँ तो ये सब अभी भी बहुत बचकाना है। उसके ऐसा कहते ही वहाँ बैठे सभी लोग सन्न रह गए। सू लियन भी हैरान रह गई। फिर उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, दूसरों को नीचा दिखाने से आप खुद महान नहीं बन जाएंगी महारानी जी। क्यों ना आप ही मुझे दिखा दें कि असल महानता क्या होती है। सू लियन को पूरा विश्वास था कि उसकी तलवारबाजी पूरे नानछिंगजान प्रांत में नंबर 1 है। उसकी ताकत पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। उसे लगा वू छिंगवान बस अपनी हार नहीं मान रही है। शायद वो 10,000 साल बाद बाहर आकर किसी से पीछे रहने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, वू छिंगवान मैदान के बीचों बीच गई और बिना किसी भाव के बोली, मैं पूछती हूँ, ये आसमान और जमीन क्या चीज है? तुम तो पहले ही एक सम्राट हो, इस दुनिया के नियमों से बहुत ऊपर। फिर तुम्हें इस आसमान और जमीन से सवाल करने की क्या जरूरत? दुनिया के नियम, उन्हें तो हम कब का अपने पैरों तले कुचल चुके हैं। ये दुनिया हमारे आगे क्या है? हम सम्राट हैं। वू छिंगवान ने मेरी बातों में थोड़ा सा बदलाव किया था। उसने गालियों को हटा दिया था और जैसे ही ये बात उसके मुंह से निकली, पूरे दरबार और मैदान में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसके इस वाक्य से सुनने रह गया था। सू लियन तो जैसे पत्थर की बन गई। उसके होंठ हल्के से खुले रह गए। उसके चेहरे पर अविश्वास था। ये बातें उसके लिए किसी बड़े ज्ञान की तरह थी। जैसे पल भर में ही तलवारबाजी को लेकर उसकी समझ कई स्तर ऊपर चली गई। मैं वू छिंगवान की बातें सुन रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मैं मन ही मन सोच रहा था, वाह ये कितनी कमाल लग रही है। मेरे मन में उसके लिए और भी सम्मान बढ़ गया। लेकिन साथ ही मैंने खुद को सावधान भी किया कि दुनिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। सिर्फ सिस्टम से मिली तलवारबाजी सीखकर मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। मेरी ये सारी बातें एक बार फिर वू छिंगवान के कानों में पड़ रही थी। उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने मन ही मन मुझे फटकार लगाई। पर फिर उसने सोचा कि जब मैंने उसे अपना मान ही लिया है, तो सू लियन को डराने के लिए मेरे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। इतनी हैरान होने के बावजूद सू लियन के मन में शक पैदा हो रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि वू छिंगवान ने पूरे 10,000 साल तक एकांत में सिर्फ अपने सम्राट स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दिया है। उसके पास तलवारबाजी का अभ्यास करने का बिल्कुल वक्त नहीं था। हम दोनों की प्रतिभा लगभग एक जैसी ही है। मैंने 10,000 साल तक कड़ी मेहनत की है। वू छिंगवान किसी भी कीमत पर मुझसे बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन वो कमाल की बातें सच में वू छिंगवान के मुंह से ही निकली थी। तभी अचानक उसका ध्यान मेरी तरफ गया। अभी जब मुकाबला चल रहा था तो हर किसी का चेहरा हैरानी से खुला हुआ था। सिर्फ एक मैं ही था जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और ऊपर से वू छिंगवान बार बार मुड़कर मुझे ही देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब का कोई कनेक्शन इस छोटे से लड़के से है? लेकिन सू लियन ने तुरंत इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। उसने एक नजर में ही भांप लिया था कि मेरी उम्र 100 साल से भी कम है। ये कोई छुपा हुआ मास्टर या पुनर्जन्म लिया हुआ सम्राट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भले ही मैं विधाता का चहेता हूँ जिसने महज 10 सालों में दवाइयाँ बनाने में महारत हासिल कर ली है, फिर भी एक साथ तलवारबाजी में भी इतने ऊंचे मुकाम पर पहुँचना नामुमकिन है। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसे पक्का यकीन हो गया कि इस सब में मेरा ही हाथ है। उसी समय वू छिंगवान ने खुद को संभाला। उसके चारों ओर एक चमक फैल गई और एक बेहद पवित्र और दिव्य ऊर्जा बहने लगी, जिसने पल भर में सू लियान की बची हुई तलवार की ऊर्जा को बिखेर दिया। सू लियान पूरी तरह से हैरान रह गई। वू छिंगवान ने तो अभी तक अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी। सिर्फ अपने तेवर से ही उसने तलवार की इतनी खतरनाक ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसके बाद वू छिंगवान के हाथ में जेड की एक खूबसूरत तलवार आ गई। उसने सू लियान की हैरानी पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसने प्यार से कहा, ध्यान से देखना। मैंने तुरंत गंभीर होकर सिर हिलाया। आप बेफिक्र रहिए गुरुजी, आपका ये शिष्य बहुत ध्यान से सीखेगा। सू लियान ने एक तरफ खड़े होकर त्योरियां जताई। उसका शक और भी गहरा हो गया कि ये सब मेरी वजह से है।
उसे लगा कि यह वू छिंगवान की कोई चाल है। वू छिंगवान ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो बस ये चाहती थी कि मैं उसकी तलवारबाजी को ध्यान से देखूं, इस उम्मीद में कि मेरे मन की बातों से उसे कोई सही रास्ता मिल जाए। अगले ही पल वू छिंगवान ने अपनी तलवार चलानी शुरू कर दी। उसके पहले ही वार ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी तलवारबाजी में पवित्रता तो थी ही, साथ ही आसमान से भी ऊंचा और बेखौफ होने का एक गजब का एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने दुनिया की हर चीज बेहद छोटी हो। सू लियांग के दिल में दहशत बैठ गई। खुद एक महान सम्राट होने के बावजूद वो भी इस तलवार की ऊर्जा से प्रभावित हो रही थी। उसके मन में भी सम्मान का भाव पैदा होने लगा, पर उसने तुरंत अपने मन से इस ख्याल को झटक दिया। वू छिंगवान को भी अपनी तलवार की ऊर्जा में आए इस बदलाव का एहसास हुआ और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। उसने चुपके से मेरी तरफ देखा, ये जानने के लिए कि मेरा क्या रिएक्शन है, लेकिन तभी उसे मेरे मन की आवाज सुनाई दी। वू छिंगवान सच में कितनी खूबसूरत है ना, अब मैं तलवारबाजी क्या खाक देखूं? तलवारबाजी इसके सामने भला कहाँ दिखती है। वू छिंगवान का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। उसने जल्दी से अपना ध्यान भटकाने से रोका और पूरा ध्यान अपनी तलवारबाजी पर लगा दिया। उसके आगे के वार और भी ज्यादा शानदार और बेखौफ थे, जैसे ऊंचे पहाड़ों से बहता हुआ कोई झरना या सफेद बर्फ हो, जिसे देखकर बस सिर झुकाने का मन करे। जब उसकी तलवारबाजी खत्म हुई, हार और जीत का फैसला हो चुका था। वू छिंगवान उस हैरान खड़ी सू लियांग के पास गई और बिना कोई भाव दिखाए उसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन जीता? सू लियांग ने बिना किसी झिझक के अपनी हार मान ली। जाहिर है तुम जीती हो। उसे अपनी हार मानने में कोई शर्म नहीं थी, और वैसे भी 10,000 साल पहले भी जब उनका मुकाबला हुआ था तब भी वो वू छिंगवान से थोड़ा पीछे ही रह गई थी। वू छिंगवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे अच्छे से पता था कि वो मेरी सलाह की वजह से ही जीत पाई है। वो जानबूझकर कोई दिखावा नहीं कर रही थी। तभी सू लियांग ने बात बदलते हुए कहा, उस रहस्यमय दुनिया के बारे में मुझे लगता है कि तुम्हें और तुम्हारे याओजी पवित्र स्थान को अभी पूरी जानकारी नहीं है। खैर, इस बारे में हम कुछ दिनों बाद बात करेंगे। अभी मुझे तुरंत अकेले में जाकर साधना करनी है। इन कुछ दिनों के लिए मैं इसी याओजी पवित्र स्थान में रुकूंगी। असल में वो इस मौके का फायदा उठाकर यह पता लगाना चाहती थी कि क्या मैं ही इस सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड हूँ। अगर वो अभी उस रहस्यमय दुनिया की बात खत्म कर देती तो उसके पास यहाँ याओजी में रुकने का कोई बहाना नहीं बचता। वू छिंगवान ने भी इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसे लगा कि सू लियांग सच में तलवारबाजी की दीवानी है और नई तकनीक सीखने के बाद उसे तुरंत साधना करके आजमाना चाहती है। और वैसे भी उस रहस्यमय दुनिया की बातें इतनी जल्दी तो खत्म होने वाली थी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसका पूरा ध्यान मेरे बनाए हुए स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स पर अटका था। उसे डर था कि कहीं देर रात तक बात करने के चक्कर में वो अपना डिनर न मिस कर दे। उसने तुरंत याओजी के प्रमुख को आदेश दिया कि सू लियांग के रुकने का इंतजाम किया जाए। वहाँ से जाने से पहले सू लियांग ने मुझे घूरकर देखा और अपने मन में सोचा, ये छोटा सा लड़का, पक्का इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सू लियांग को वहाँ से जाते हुए देखा। ये कैसा एहसास था? तभी वू छिंगवान की आवाज गूंजी, वो लोग जा चुके हैं, क्या अभी भी देखकर मन नहीं भरा? मैं झेपते हुए मुस्कुराया, लेकिन वू छिंगवान ने मेरी एक ना सुनी। मुझे पीछे से कॉलर से पकड़ा और हवा में उड़ते हुए शिन्यून चोटी की तरफ ले गई। रास्ते में उसने बड़े ही शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने अभी कुछ सीखा? मेरे चेहरे पर एकदम उलझन थी। उसने किसी तरह अपनी झल्लाहट को दबाया और फिर पूछा, क्या तुमने मेरी तलवारबाजी की कला सीखी? मैंने बात को घुमाते हुए जल्दी जल्दी उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, पर उसने मुझे बीच में ही टोक दिया, अब चुप ही रहो। वैसे वू छिंगवान सच में मुझसे नाराज नहीं थी। उसे अपनी तलवारबाजी का सही मार्ग मिल चुका था और वो मन ही मन मेरी बहुत आभारी थी, और ये भी जानती थी कि वो हमेशा मुझ पर निर्भर नहीं रह सकती। शिन्यून चोटी पर वापस लौटने के बाद मैंने रोज की तरह खाना बनाना शुरू किया और वू छिंगवान ने पास खड़े होकर मसाले तैयार करने में मेरी मदद की। खट्टी मीठी पसलियों की डिश खाकर वो बहुत तृप्त और खुश लग रही थी। फिर रात हुई। वू छिंगवान अपनी झूलने वाली कुर्सी पर लेटकर आराम कर रही थी। तभी मेरे मन की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि कैसे वो खाना खाने के बाद हमेशा बर्तन धोने से बच निकलती है। मैंने ये भी ठान लिया कि जब मैं एक ताकतवर साधक बन जाऊंगा तो उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। मेरी बातें सुनकर वू छिंगवान को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी आखिरी बात सुनी उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए और उसने मन ही मन प्यार से कोसा, बड़ा आया बदमाश। न जाने कितना वक्त बीत गया। मैंने वू छिंगवान के ऊपर एक हल्का सा कंबल ओढ़ा दिया। फिर उबासी लेते हुए मैं सोने के लिए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैं अब भी बड़बड़ा रहा था, इतनी महान हस्ती को भला सर्दी कैसे लग सकती है? मुझे बस यही डर था कि कहीं वू छिंगवान जागने के बाद मुझे बेवकूफ न समझे। उधर वू छिंगवान ने न तो अपनी आंखें खोली और न ही उस कंबल को हटाया, बल्कि उसने थोड़ा और आराम से करवट ली और फैसला किया कि आज रात वो यहीं सोएगी। उसने मन ही मन मेरी तारीफ की कि मैं उसका कितना ख्याल रखता हूँ। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि वू छिंगवान अब उस झूलने वाली कुर्सी पर नहीं थी, वहाँ बस वो कंबल रखा हुआ था। मैं समझ गया कि वो जरूर याओजी संप्रदाय के शिष्यों को सुबह का अभ्यास करवाने गई होगी और जल्दी ही नाश्ता करने लौट आएगी। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर अंगड़ाई ली, तभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। बीते कल के मोटल पॉइंट्स 3000 इनाम विशेष रूप से तैयार किया गया। शौशान का तांबा, इसे होस्ट के मैजिक बैग में सुरक्षित रख दिया गया है। ये सुनकर मैं एकदम से चौंक पड़ा। शौशान का तांबा। हालांकि मुझे पौराणिक कथाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन सिस्टम ने मुझे हथियार बनाने की कई किताबें दी थी जिनमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यह कितनी दुर्लभ और शक्तिशाली सामग्री है। ये तांबा लगभग मेरे हाथ जितना लंबा था और उठाने में काफी भारी लग रहा था। मैंने उस शौशान के तांबे को अपने हाथ में तौलकर देखा और मन ही मन सोचने लगा
कि मैंने पहले ही सिस्टम से मिली कारीगरी की कला में महारत हासिल कर ली है। और तो और मुझे शुवान युआन तलवार बनाने का तरीका, उसकी सामग्री और पूरी प्रक्रिया भी पता है। मैं चाहूँ तो बड़ी आसानी से शुवान युआन तलवार बना सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा, क्या सच में इसकी कोई जरूरत है? करीब 4-5 साल पहले सिस्टम ने मुझे इनाम में एक शुवान युआन तलवार दी थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो असली थी या नहीं, पर वो बहुत ज्यादा धारदार थी। वैसे भी मेरा मानना है कि इंसान की अपनी असली ताकत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। हथियारों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने उस तलवार को अपने मैजिक बैग में डाल दिया था, जो आज तक वहीं धूल फांक रही है। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि बीते कल के मॉडल पॉइंट्स 3000 कैसे पहुंच गए। मैंने गहराई से याद करने की कोशिश की। कल मैंने अपने रोजमर्रा के कामों के अलावा क्या किया था? मैं बस पहाड़ से नीचे जाकर कुछ जंगली बेर तोड़ने और बीज बोने गया था। और हाँ, सू ली यांग भी तो मुझसे मिलने आई थी। जहाँ तक मुझे लगता है, जंगली बेर तोड़ना और खेती करना एक आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। शायद इसीलिए मुझे इतने सारे मॉडल पॉइंट्स मिले। और फिर सू ली यांग और बू छिंगवान के बीच हुए उस कड़े मुकाबले को देखना, उसे भी शायद सिस्टम ने कुछ नया सीखना मान लिया होगा और इसी वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए। ये सारी बात समझ आने के बाद मुझे खुद पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। याओ जी में 10 साल बिताने के बाद अब जाकर मुझे सिस्टम के नियम ठीक से समझ आए हैं। ये सोचकर ही चिड़चिड़ाहट होती है कि पहले मुझे रोजाना सिर्फ 100-200 मॉडल पॉइंट ही मिलते थे। मैं सोच ही रहा था कि आज पहाड़ के नीचे वाले बगीचे की मिट्टी पलटी जाए या नहीं। मैंने शेन नोन कल्टीवेशन में तो पहले ही महारत हासिल कर ली है। सब्जियां उगाना मेरे लिए बच्चों का खेल है, ज्यादा देखभाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस बीज डालो और पौधा उगाता है। तभी आंगन से एक आवाज सुनाई दी। आने वाली महिला बू छिंगवान नहीं बल्कि सू ली यान थी। आज भी सू ली यान कयामत ढा रही थी। उसने काले रंग का एक जालीदार कोट पहना हुआ था। उसकी हर अदा से नशा झलक रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे बू छिंगवान की तरह यूं ही घूर कर देखूं, क्योंकि सू ली यान के खौफनाक बर्ताव के चर्चे, भले ही मैं हमेशा शेन यून चोटी पर ही रहता हूँ, फिर भी मैंने बहुत सुने हैं। क्या इनकी क्लास खत्म हो गई? मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। सू ली यान ने तो कल ही कहा था ना कि वो एकांत साधना में जा रही है, तो फिर वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? सू ली यान ने अपनी कातिलाना आंखें मटकाई और मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए बड़ी नशीली आवाज में बोली। लेकिन उसकी बात आधी ही रह गई, क्योंकि उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े शौ पर्वत के तांबे पर पड़ गई। उसकी आवाज और चेहरे के भाव पलक झपकते ही सख्त हो गए और उसने शक भरी नजरों से पूछा, छोटे भाई, तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है? मैं एकदम सुन्न रह गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस तांबे को छिपाना तो भूल ही गया। सू ली यान के चेहरे पर हैरानी देखकर मैं समझ गया कि उसने भांप लिया है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। आखिर वो एक महान साम्राज्य है। उसने जरूर इस तांबे से निकलने वाली उस पवित्र और ताकतवर ऊर्जा को महसूस कर लिया था। बस वो ये नहीं जानती थी कि ये शौ पर्वत का तांबा है, और न ही उसे इसके इस्तेमाल के बारे में पता था। मैंने झटपट उस तांबे को छुपा लिया और बात टालते हुए हंसकर बोला, बस यूं ही रास्ते में एक अजीब सा पत्थर मिल गया था। सोच रहा था कि इसका क्या बनाऊं। सू ली यान को मेरी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। भला सड़क किनारे मिला कोई पत्थर इतना चौकोर कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन अंदाजा लगाया कि पक्का ये चीज मुझे बू छिंगवान ने दी होगी। वो पवित्र ऊर्जा सच में बहुत खौफनाक थी, जो दुनिया की किसी भी बुरी ताकत को पल भर में राख कर सकती थी। बू छिंगवान के हाथ ऐसा खजाना कब लगा और उसने इसे मुझे क्यों दे दिया? सू ली यान के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन उसने बात को ज्यादा नहीं खींचा। उसके यहाँ आने का असली मकसद तो कल वाली उस तलवारबाजी का राज जानना था। लेकिन इससे पहले कि सू ली यान कुछ पूछ पाती, मैं मुड़ा और सीधे रसोई की तरफ चल दिया और चलते चलते बोला, आप आराम से बैठिए, मास्टर जी अपनी क्लास खत्म करके आती ही होंगी। मैं जाकर नाश्ता बनाता हूँ। मुझे सू ली यान के सामने बेवजह जी हुजूरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार मैं उसके टुकड़ों पर नहीं पलता। यहाँ तक कि बू छिंगवान को भी अगर उसने मेरा मूड खराब किया तो उसे मुझे बड़े प्यार से मनाना पड़ता है, इस डर से कि कहीं रात को उसे भूखा ना सोना पड़े। वहीं दूसरी तरफ अपनी जगह पर खड़ी सू ली यान मुझे इस तरह बेरुखी से मुंह फेर कर जाते हुए देख रही थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन हैरान होते हुए सोचने लगी, ये लड़का कहीं इसके शौक कुछ और तो नहीं है।